हाँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी बैलेंस करते करते हाँ दिमाग कांप रहा है। अब तो एग्जाम भी पास आ रहा है, सिलेबस पे सिलेबस निपटा जा रहा है, यहाँ नया चैप्टर सब शुरू हो जा रहा है। जब तक समझते हैं तब तक अपने पास जो लोग बैकलॉग करके बैठ गए इस बैच में, भाई थोड़ा दौड़ो यार, ऐसे मत करो यार, हर एक बैच में बैकलॉग लेके बैठे हुए। अब क्लास को 2.2 3.2 की उम्मीद मत रखो, 2.2 ही आने वाला है और यही मतलब अपने पास अल्टीमेट है। तो भैया कोशिश करो जितना हो सकता है इतने में ही, मतलब बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप इससे भी स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो जो पुराने के बैकलॉग्स हैं वो सारे खत्म कर लिए जाए जितना जल्दी हो सकता है। क्योंकि देखो ना, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स का अगर हम सिलेबस बोले तो 1/3 क्वेश्चन हो गया और इस वीक में ये भी चैप्टर हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स चालू हो जाएगा। आप ये सोचिए आपके साथ छोटी छोटी चीजें ऐड होती है और कब मतलब सडनली आपका सिलेबस भी एंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, मेजर चैप्टर सब जस्ट आने वाले, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, फिर थर्मोडायनामिक्स हो गया, फिर अपने पास केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनामिक्स और फिर क्या आने वाला है, केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम केमिकल आयनिक। ये जैसे फिनिश हुए एक चैप्टर और रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जितना हो सकता है साथ साथ बैच के चलते रहिए, कोशिश करिए बिना किसी बैकलॉग की चीजें खत्म कर ली जाए, बिना किसी बैकलॉग की चीजें फिनिश हो जाए। ठीक है ना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हाँ बिना किसी बैकलॉग की चीजें फिनिश हो। तो अब इस तरह के चैप्टर्स करते रहो जितने हो सकते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी तक हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, 3 चैप्टर कर लिए हैं, मूल कॉन्सेप्ट कर लिया है, 3 चैप्टर हमने कर लिया है। बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं जो लोग सोए हुए हैं जग जाएं, क्योंकि भैया रेस का टाइम फिक्स है। मूल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस और अगर बात की जाए तो अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ये 3 चैप्टर कर लिया है। अब आपका पैरेलली देखोगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा। ये 3 चैप्टर फिनिश है और अगले मतलब अभी केमिकल काइनेटिक्स चालू हो रहा है। देखते देखते कब ये पलटा कब भारी हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। सर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मेजर चैप्टर सब आ रहे हैं आपके थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग के लाइफ में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम। ये बेटा जितना टिक होता जाएगा ना, आज मैं बस याद दिला रहा हूँ कि सिलेबस में ये चैप्टर्स थे, क्योंकि 1/3 हो गया है, कब 2/3 हो जाएगा आप देखते रह जाएंगे और खत्म भी हो जाएगा। पता चला सरकारी सर मैं तो सोच रहा था करूंगा करूंगा, तब तक ये फिनिश भी हो जाएगा। केमिकल और आयनिक हो गया और उसके बाद हम लोग लाइफ में इलेक्ट्रो बचेगा और रेडॉक्स बचेगा। सरफेस केमिस्ट्री का बस लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन बताना है, वो लास्ट क्लास में हम लोग सब कुछ रेडॉक्स के साथ फिनिश कर लेंगे। ये देख लो सर, ये अभी 3 चैप्टर्स आपके सामने। सर 2 वीक्स में ये 3 चैप्टर्स हो गए, अगले 2 वीक्स में ये 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद सर अगले 2 वीक्स में ये 2 चैप्टर्स हो जाएंगे खत्म। होली से पहले आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। लेकिन सर ये 1/3 कम से कम इन 3 चैप्टर्स में मिला के मिनिमम से मिनिमम मैं बार बार बोल रहा हूं 5 से 7 क्वेश्चन आराम से रहेंगे, 5 क्वेश्चन तक मिनिमम रहेंगे। 5 क्वेश्चन का सिलेबस हो गया, अगले 5 क्वेश्चन का सिलेबस और होना है, अगले 5 क्वेश्चन का सिलेबस और होना है, मिनिमम बता रहा हूं तो मिनिमम 15 क्वेश्चन अपने पास। तो आप कितना प्रिपेयर करो साइड बाय साइड, ये भी चीज आप रिलेट कर लेना, क्योंकि यार ये सब चीजें ना साइड बाय साइड कब बोलता हूं। देखो हंसते खेलते 2 वीक्स में 2 या 3 चैप्टर हो गए, अगले 2 वीक्स में इस वीक में केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स होंगे, थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगा, अगले वीक में थर्मोडायनामिक्स के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश हो जाएगा, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, रेडॉक्स रिएक्शन एक दिन का है वो खत्म हो जाएगा। तो देखते देखते सारी चीजें बीत जाएंगी सर। अब आप अपने हिसाब सोचिए कि सर क्या मैं जो पढ़ रहा हूं उसको ग्रास्प कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजें आपका काम है। ठीक है ना, थोड़ा सा भाई देखो हम लोग 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लेक्चर्स का ड्यूरेशन हो उसमें इतनी कोशिश करते हैं कि सारे टॉपिक्स टच होंगे, सारे टॉपिक्स के मेजर क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको इस बात की गारंटी है कोई कांसेप्ट नहीं छूटेगा, मैं बार-बार प्रॉमिस करता हूं। कोई ये नहीं बोल सकता कि सर आपने उस क्लास हां मैं एग्जांपल ज्यादा कराए होंगे, ऑब्वियस उसमें हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा हो, लेकिन कांसेप्ट कोई नहीं छूटेगा, चाहे आप क्लास से पढ़ रहे हो चाहे नॉर्मल बैच में पढ़ रहे हो। नॉर्मल बैच में एक लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है तो उसमें क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सकता है ये 9 चैप्टर्स में से आपका 3 हो चुका है, अगले 3 के थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और थोड़ी सी स्पीड पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जहां बेटा ये खत्म हुआ ना उसके बाद क्या रेडॉक्स रिएक्शन एक दिन का 2 दिन का खत्म। रेडॉक्स रिएक्शन थर्मोडायनामिक्स ऐसे ही रेडॉक्स रिएक्शन और वो एक साथ ही हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना नया चैप्टर। ठीक है ना सब लोग, क्योंकि डेट अपनी फिक्स है 5 मई 2024, 5 मई 2024 ये डेट अपनी फिक्स है। बस अब फरवरी का कैलेंडर बीतने वाला, कैलेंडर ऐसे पलटने वाला है, मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, उसके बाद बस तो जो बचा है मार्च का ही दिन बचा है। मार्च में जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए अभी से लेकर मार्च तक। 1 अप्रैल से फिर आपको ऑब्वियस पैनिक मोमेंट आने शुरू हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, 50 चीजें आने शुरू हो जाएंगी, ऑब्वियस डर लगना शुरू हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी बचाइए अपने आपको। चलिए शुरू करते हैं अपने पास चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भाई बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज के टाइम पे इसके 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जो लोग 12th बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे या दिए होंगे उनको पता है 12th में भी बहुत फेवरेट चैप्टर है, बहुत वो होता है ना कि हार्मलेस चैप्टर, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे-छोटे कांसेप्ट आते हैं, मजेदार कांसेप्ट आते हैं, देखने में मजा आता है। एक्चुअली बात किसी कर रहा होता है केमिकल काइनेटिक्स, एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किसको डील कर रहा होता है सर, ये रेट्स ऑफ रिएक्शन को डील कर रहा होता है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन सर? रेट ऑफ एक्स अगर कुछ भी करते हो, मान लो किसी का रेट निकालना है, मान लो रेट ऑफ एक्स निकाल लो तो इसका मतलब क्या होता है सर? रेट किसी का भी निकालोगे ना, किसी का भी रेट निकालोगे तो इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम फॉर चेंज, बस इससे डिवाइड करना होता है टाइम फॉर चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन किसी का भी रेट निकालोगे तो आप ऐसे निकालोगे, रेट ऑफ एक्स निकालोगे। अब रेट 2 टाइप का हो जाता है, अगर सर रेट 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है एवरेज रेट, एवरेज रेट, एक होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या हो जाता है सर? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, सर बड़ा चेंज होगा। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। वो क्या हो जाता है सर? वो छोटे चेंजेस के लिए होता है। ये क्या होता है? छोटे चेंजेस के लिए होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है सर? dx बाई dt हो जाता है, dx बाई dt हो जाता है। देख लो एवरेज रेट क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? dx बाई dt है। ठीक है, dx बाई dt है। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में फर्क है, क्या है सर? यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए चेंज लिया जाता है। यहाँ पर टाइम गैप क्या होता है? यहाँ डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, डेल्टा टी क्या होता है? लार्ज होता है। यहाँ स्मॉल dt क्या बताता है? स्मॉल होता है। सर स्मॉल होगा, स्मॉल चेंज के लिए निकालोगे, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और वो नहीं करता है। तो रेट जो होता है किसी का भी रेट निकालने जाएंगे तो आपको चेंज इन एक्स डिवाइड बाय टाइम करना होता है। अब एक बात बताओ, ये तो नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से डेफिनेशन हो गई, किसी का भी चेंज निकालने जाओगे तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है, तो एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को ही बोल जाता है स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या है सर? किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है इसी को बोलेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में क्या होता है सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बारे में डील करेगा? रिएक्शन में होता क्या है? कोई भी रिएक्शन है तो उसके अंदर रिएक्टेंट का चेंज होगा, रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ, या ऐसे लिख देता हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। यही होगा सर टाइम चेंज, कितने टाइम में कितना हो रहा है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया जाएगा, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को नॉर्मली बेसिक टर्म में डिफाइन करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम फॉर द चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम फॉर द चेंज। पक्का कि सर सेम टाइम में कितना रिएक्शन या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज कर रहा है, इसको स्पीड बोलेंगे। स्पीड का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हो फिजिक्स में? क्या बोलते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, तो वही सेम चीज कितना कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आपसे फिजिक्स में भी बोला जाता है स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या?
गाड़ी का कभी मीटर दिखा है? गाड़ी में कभी भी, कार में या कहीं स्कूटी में कभी देखोगे तो उसमें ना जीरो से स्टार्ट होगा, निगेटिव नहीं होता। कभी भी देखोगे ऐसे घूमेगा तो जीरो से लेके जाएगा। आप ब्रेक लगा सकते हो, आप स्पीड कम कर सकते हो, निगेटिव नहीं कर सकते ना। कैसे नेगेटिव स्पीड? गाड़ी की कभी डायरेक्ट नेगेटिव स्पीड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर जो भी स्पीड होती है चेंज होता है ना, वो शायद फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, आपको इधर दिखे तो पॉजिटिव दिखे, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको साइन उसका नेगेटिव दिखे, लेकिन होता क्या चेंज होता है, नेगेटिव नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, रेट जो होगा ऑलवेज क्या होती है? ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी सर, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। दूसरी बात, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोलरिटी, मोलरिटी पर सेकंड, या फिर मोलरिटी के बदले आप लिखना चाहो तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड लिख दो। सर टाइम का यूनिट कुछ भी ले सकते हो सकता है स्लो रिएक्शन हो, मिनट इनवर्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसके हिसाब से सोचो। तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो किसके बारे में बात करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि सर कितने टाइम में कौन सा रिएक्शन कितना हो रहा है, या फिर ध्यान सुना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, प्रेशर एज वेल एज कंसंट्रेशन। मतलब सर ये स्पीड को कैसे आप बढ़ा सकते हो, कैसे आप कम कर सकते हो, इसके बारे में बात करना शुरू करेगा। जब आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है, टेंपरेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, कंसंट्रेशन चेंज करके, तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? भाई ये केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो हम लोग को पूरे चैप्टर में एक ही चीज पढ़नी है, एक तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है और वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। इवन हम केमिकल काइनेटिक्स से बात करें ना, तो केमिकल काइनेटिक्स में ध्यान सुनिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली जो रिएक्शंस होती हैं, ध्यान सुनिएगा, जो रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस तीन टाइप की होती हैं। एक होती है बहुत फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब जैसे एसिड प्लस बेस हो गया, एसिड प्लस बेस हो गया। अब एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करोगे वो अब इतना फास्ट होने वाला है, एक सेकंड नहीं लगेगा, फटाफट NaCl प्लस H2। मतलब यहाँ डेल्टा टी की जो वैल्यू है वेरी स्मॉल है, मतलब यहाँ टाइम लैग बहुत छोटा है। सो नो केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पर नो केमिकल काइनेटिक्स। बहुत फास्ट रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसका टाइम स्पेड बहुत कम होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना, जैसे बहुत फास्ट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। पता चला सर जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। अगर मैं बोलूं वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, अगर वेरी स्लो रिएक्शन जैसे कोरोजन हो गया, कोरोजन क्या होता है भाई साहब? सालों साल में होता है। यहाँ डेल्टा टी कुछ ज्यादा ही लार्ज हो जाएगा, वेरी लार्ज। सर यहाँ पर भी नो केमिकल काइनेटिक्स, नो रेट ऑफ रिएक्शन, कोई केमिकल काइनेटिक्स यहाँ भी नहीं पढ़ने वाले हम लोग। सर ऐसी रिएक्शंस पे केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे जिसका स्पीड एकदम ही स्लो। मान लो तुम खुद को ही सोचो ना, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अब मैं बहुत फास्ट करूँ, एक दिन में चैप्टर खत्म कर दूं तो भी खतरनाक हो जाएगा, और बहुत स्लो हो जाऊं, अरे बेटा जिंदगी में क्या रखा है, तुम्हारे आए अच्छा लगा, क्या करोगे इस साल, अगले साल दे देना, नीट ही तो है हर एक साल। अब ऐसा भी करो तो भी तुम भाग जाओगे, बहुत फास्ट चलो तो भी तुम भाग जाओगे। तो एक दिन में देखो जैसे होता है वन शॉट, उम्मीद में क्या होता है, एक दिन पहले दिन खूब भीड़ रहती है, खूब हम लोग जैसे आराम ले रहा था मैं, उम्मीद ले कभी भी पहले दिन खूब भीड़ रहती है, लास्ट में आके बचती 1000 500। क्योंकि भाई ऑब्वियस है क्या होता है कि सर चल रहा होता है, फास्ट चल रहा होता है, एक दिन में चैप्टर हुआ होता है, अपने हाथ में होता नहीं, कभी ना कभी बैक लगा, एक दिन बैक लगा भाई सब बर्बाद। ठीक है, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। सर आराम से लेटे हुए क्या है जिंदगी में, सर क्या ही रखा है, डॉक्टर बनने का क्या ही फायदा है। ठीक है, अगर ऐसा सोचोगे तो ऑब्वियसली यहाँ भी केमिकल काइनेटिक्स नहीं। हमें कौन सी रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स हम जो पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं। जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, जिनमें हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती हैं जैसे ये सब रिएक्शन हो गई, H2 + I2 gives 2HI, जो एक नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पढ़ा जाता है। यहाँ पर आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ सकते हो। बहुत फास्ट रिएक्शन ऑब्वियसली बिना काम का हो जाएगा, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ सकते हो। तो देखना, अगर कोई बोले, क्योंकि सर क्वेश्चन भी आ सकता है कि बहुत फास्ट रिएक्शन होगी तो भी नहीं होगा, बहुत स्लो रिएक्शन होगी तो भी नहीं होगा। सर देख लो अपने, बहुत स्लो रिएक्शन होगी तब भी नहीं होगा। आयनिक रिएक्शन नहीं फायदा, क्या कोरोजन में फायदा नहीं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आप फायदा उठा सकते हो, मॉडरेट रिएक्शन में आप ये फायदा उठा सकते हो। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन में ये फायदा ले सकते हो पक्का। तो ये देख लो, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन हो जाएगा सर, श्योर हो, डन। चलो अब मुझसे किसने बोल दिया, अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, सर रिएक्शन तीन टाइप के, केमिकल काइनेटिक्स किस पे पढ़ना? मॉडरेट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of types of reaction, on the basis of types of reaction, on the basis of types of reaction, on the basis of सर स्टेप्स। अगर स्टेप्स के ऊपर बात करें तो कुछ रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे तो अपने पास दो टाइप के रिएक्शंस आएंगे। एक बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, या फिर इसी को बोल देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है सिंगल स्टेप में होगा। और एक होता है सर मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक को बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंगल स्टेप मतलब क्या हो जाएगा? वन स्टेप में सर वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन में जो देखोगे ऑर्गेनिक पढ़ोगे कोई इंटरमीडिएट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोई इंटरमीडिएट नहीं, एक बार में रिएक्शन हो जाती है, एक बार में रिएक्शन हो जाएगी सर, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बात करें, मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बात करें तो मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा? मोर देन वन स्टेप्स, एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे सर। ऑब्वियसली यहाँ इंटरमीडिएट्स होंगे, ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, इंटरमीडिएट्स होंगे, ट्रांजिशन स्टेट होगा, ये सब कुछ यहाँ पर होगा। ऑब्वियसली इसका मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर क्या होगा? इसका मैकेनिज्म होगा। वन स्टेप रिएक्शन में कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एक स्टेप रिएक्शन, एक बार में वो खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा रिएक्शन कर देगा। लेकिन मल्टी स्टेप में क्या होगा? एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे और इस तरह के रिएक्शन में आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी पक्का। तो मैंने क्या बोला कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है भैया? रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी है, स्पीड ऑफ रिएक्शन की कहानी है। स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करेगा, कहाँ चेंज होगा ये भी देखेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना कहाँ है? वेरी फास्ट में नहीं पढ़ना, वेरी स्लो में नहीं पढ़ना, मॉडरेट रिएक्शन में पढ़ना है, वहीं पर पढ़ाई करेंगे, वहीं पर पढ़ाई करेंगे सर। इनमें अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तो ये भी दो टाइप पढ़ लिया कि कुछ रिएक्शन एलिमेंट्री कहलाती हैं सर, वो क्या होती है? एक स्टेप में हो जाती है। कुछ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है, बिकॉज़ मल्टी स्टेप्स होती है, मैकेनिज्म फॉलो होता है। जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे अलग अलग रिएक्शन के अलग स्टेप्स होंगे पक्का हो जाएगा सर। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। सर यूनिट कुछ भी हो सकता है, टाइम का सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, ईयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हमेशा क्या है ये? पॉजिटिव क्वांटिटी। मैंने बार बार बोला स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि आप सीधा अपनी गाड़ी की स्पीड रखिएगा, साइकिल की स्पीड रखिएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। स्लो हो सकता है, रिटार्डेशन हो सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस में नहीं दिखेगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन एक बात बताओ, हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई रिएक्टेंट है, देखना यहाँ से, कोई रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, मान लो ये 10 है, ये 0 होगा। टाइम इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद 10 सेकंड बाद बोल देता हूं, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 6। सर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे? तो सर हम क्या करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या करेंगे? टाइम करेंगे। याद रखिएगा, कोई बोले सर इक्वल क्यों लेते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज इक्वल क्यों लेते हैं? क्योंकि सर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि जितना रिएक्टेंट होगा ऑब्वियसली प्रोडक्ट के एटम्स भी सेम रहेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से रिएक्टेंट उड़ा और प्रोडक्ट साइड ना आए, ऑब्वियसली भाई एटम ही खत्म हो जाएगा। ये दोनों इक्वल क्यों लेते हैं? जितने टाइम में जितना रिएक्टेंट चेंज करेगा उतने टाइम में उतना प्रोडक्ट भी चेंज होगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एटम ही कंज्यूम नहीं होगा। आप सोचो कैसी बात करोगे। अगर बोलो सर इक्वल कैसे हो गया भाई? रिएक्टेंट अगर इधर से चला तो प्रोडक्ट साइड पहुंचेगा ना, ऐसा ना बीच में बैठ गया, मन नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ा होता है भाई, मन करेगा उसका, ऐसा नहीं यहाँ बीच में बैठ के मन नहीं कर रहा सर, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, कौन पढ़ाई करेगा सर इतना? ऐसा नहीं होता भाई, दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है? देखना रेट ऑफ रिएक्शन, इसके कंसंट्रेशन का चेंज देखो सर, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे डिवाइड बाय टाइम करोगे सर, इसका चेंज देखोगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम करोगे सर, क्या आ गया? 6/10। लेकिन इधर की वैल्यू देखोगे पॉजिटिव आएगी, इधर की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बोला जाता है? इसके आगे क्या लगाते हैं? माइनस, और इसके आगे क्या रहता है? इसके आगे क्या रहता है? इसके आगे क्या रहता है? प्लस। ये माइनस और ये प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये माइनस और ये प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है बताता हूं सर। देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहा हूं, बार बार रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं लिख, कैसे लिख देता हूं? रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या फिर अगर इंस्टेंटेनियस लिखना है तो डी आर बाई डी टी स्मॉल इंस्टेंट। एवरेज रेट ऐसे लिखते हैं, एवरेज रेट ये लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है वेक्टर की तरह इसको ट्रीट कीजिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट होगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया प्लस डीपी बाई डी टी प्लस डीपी बाई डी टी और सर प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सर, रिएक्टेंट का डिसअपियर होना, इसीलिए माइनस साइन क्यों लगाया, ताकि मुझे पता है कि यार सर नेगेटिव नहीं लगाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.6 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ऐसे करिए सर, देख लो अगर मैं माइनस नहीं लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो ये क्या बता रहा है, हमें काम करते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन कोई पूछेगा तो आप बोल देना कि 0.6 मोल्स पर लीटर पर सेकंड रिएक्शन की स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, एक सेकंड में ये रिएक्शन कितना चेंज कर रहा है 0.6 मोल्स पर लीटर। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आप खुद से अंडरस्टूड होगा कि सर 0.6 कर रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि सर ये डिसअपियर हो रहा होगा, इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि अपीयर होगा, तो रिएक्टेंट जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना इंक्रीज कर जाएगा। तो कभी भी कोई रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोले तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी निकाल दीजिए, ये स्मॉल टाइम के लिए डी वाला और इस बिगर टाइम के लिए होता है। तो देख लो कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, ध्यान से देखिएगा, कोई भी रिएक्शन हो अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन में डिसअपियरेंस का और अपने पास अपीयरेंस का पक्का। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है ध्यान सुनना, अगर मुझे पता चल गया नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट था, तुमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्या पुट कर देंगे सर, माइनस डी आर बाई डी टी और प्लस डीपी बाई डी टी, यही पुट करेंगे। अब होता क्या, ध्यान सुना, कंसंट्रेशन के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता क्या है, यहाँ पे सुनिएगा क्या गलतियां होंगी। अगर मैं ऐसा लगा दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर ये n1 लगा दूं और n2 लगा दूं, n1 और n2 क्या है, अगर देखो एक एक मोल था टेंशन नहीं थी, ये इसके क्या होंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, ये इसके क्या होंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, अगर ये इसके क्या होंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे। तो देखना अब देखोगे तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, नहीं सर, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सर यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो इसका एक मोल जा रहा था, इसका एक मोल बन रहा था, तो अपने बहुत सिंपल सा था, कैलकुलेशन आराम से कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर n1 मोल्स इसके जाएंगे तो इसके कितने बनेंगे n2 मोल्स बनेंगे, दोनों इक्वल होना हो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे ये पता चल गया कि सर दोनों के मोल्स अलग अलग है, n1 मोल्स अगर रिएक्टेंट के कंज्यूम हो रहे क्या बन रहा है n2 मोल्स बन रहे हैं, हो सकता है 2 3 मुझे नहीं पता रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, तो n1 और n2 अगर इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है तो उस केस में एक बात बताओ, जितने टाइम इसके n1 मोल्स जाएंगे उतने टाइम इसके कितने मोल्स बनेंगे n2, तो सर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, अभी आपने ऐसे बताया ये लिखूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा सर, ये तो इनका डिसअपियरेंस ऑफ अपीयरेंस हो गया ना, ये तो रिएक्टेंट कितने टाइम में कितना डिसअपियर हो रहा है, प्रोडक्ट कितने टाइम में कितना डिसअपियर हो रहा है, लेकिन अब दोनों जो है ना अपने अपनी स्पीड से चल रहे हैं, रिएक्टेंट n1 कम होगा, ये प्रोडक्ट n2 बढ़ेगा, तो यार मेरे लिए तो दिक्कत हो गई। अब ये बोल रहा है मेरे साथ 2 मोल होंगे, बोल रहा है मेरे 5 मोल होंगे, तो मुझे मैं इज न्यूट्रल मैं क्या करूंगा, मैं भैया स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा। जैसे मान लो किसी फिजिक्स अच्छी, किसी केमिस्ट्री अच्छी, किसी बायो अच्छी, भाई कोई अपने अपने सब्जेक्ट में मार रहा है, हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड कर दो भाई, चलो भाई सबके 180 180 180 बात करो, आ जाओ भाई बराबरी कर लो, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा हो ज्यादा कितना लेके आ जाओगे 180, अगर बहुत ज्यादा हो जाता बोल नहीं सर खाली फिजिक्स करूंगा तो बच्चा टॉप कर जाता 180 में, मेरा बायो वाला रह जाता, तो इसलिए हमने क्या किया भाई सबको इक्वल लगा दिया भाई, इक्वल कर दो 180 180 180 लेके भाई सबने लेके आई अच्छी बात है, रिजल्ट लेके जाइए ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका n1 मोल जा रहा है, इसका n2 मोल जा रहा है, हमने कहा यार ये तो अलग लड़ते रहेंगे आपस में, ये बोलेगा मेरा n1 मोल गया इतने टाइम में, मेरा बोल रहा है n2 मोल गया सर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि सर देखिएगा ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्यों, क्योंकि सर रिएक्टेंट तो अपनी स्पीड से ही डिसअपियर होगा, लेकिन आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। सर अगर सिमिलरली इसके बारे में बात करें तो ये क्या है सर, ये क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, सर ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन देख लो माइनस डी आर बाई डी टी या प्लस डीपी बाई डी टी, सर ये देख लीजिएगा ये रिएक्टेंट n1 मोल्स जाएगा, इसके n2 मोल्स जाएंगे, मुझे डिसअपियरेंस निकालना होगा तो मैं ऑब्वियस है फिर इसको लूंगा, सिर्फ इसको लूंगा, डिसअपियरेंस निकालना होगा इसको लूंगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो मैं इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करूंगा, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करूंगा। क्यों, अरे कोई पूछ दे सर व्हाट इज डी आर बाई डी टी, अगर कोई पूछ देता है सर व्हाट इज डी आर बाई डी टी, तो सर आपको बोलना पड़ेगा कि सर जितने से रेट ऑफ रिएक्शन है, जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन है सर उससे n1 टाइम्स ज्यादा चल रहा है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज अपीयरेंस ऑफ दिस सर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, एवरेज टर्म है कि हाँ भाई इसके बच्चे की इतना रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन हो सकता है फिजिक्स में ज्यादा हो सकता है केमिस्ट्री में कम हो, तो इसका अपना स्पीड होगा, इसका अपना स्पीड होगा, इसका अपना स्पीड होगा। हाँ एवरेज करोगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा n1 और n2 से पक्का। कोई भी रिएक्शन दी गई है, कोई भी रिएक्शन दी गई है, अगर मैं बोल देखना ध्यान से, अगर ये रिएक्शन देता हूं a प्लस b गिव्स c प्लस dd, ये रिएक्शन देखिएगा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये सारे के सारे क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सारे के सारे क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सारे के सारे क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। क्या होगा सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर, ये क्या लिख देंगे सर, सिर्फ और सिर्फ इसको लिखेंगे, ये दिक्कत कर देगा सर, सिर्फ और सिर्फ इसको लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड हमेशा माइनस लगाना है क्योंकि वो डिसअपियर होगा, प्रोडक्ट साइड हमेशा क्या करेंगे प्लस लगाएंगे क्योंकि वो अपीयर होगा, प्रोडक्ट साइड हमेशा प्लस लगाएंगे क्योंकि वो अपीयर होगा। अब देखिएगा अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो गलत हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि सर ए के कितने मोल्स जाएंगे, ए मोल्स, बी के कितने मोल्स जाएंगे, बी मोल्स, इसके कितने जाएंगे, सी मोल्स, इसके कितने जाएंगे, डी मोल्स, ए बी सी डी सबके अपने अपने मोल्स जाएंगे, अब दिक्कत हो जाएगी। सर हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन में सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, क्यों, क्योंकि सर ये थोड़ा ऑस्पल बन गया, सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है ताकि हम एवरेज निकाल पाएं, हम एवरेज निकाल पाएं। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग सर, जो ए का रेट है ना, ए का अपना जो रेट है, जैसे ये बोल रहे हैं ना, ये रेट ऑफ आर हो गया अपना रिएक्टेंट का रेट, इसको रेट ऑफ पी बोल देंगे, सर ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, ये रेट ऑफ प्रोडक्ट है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, तो सर रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन दिस, सर ये क्या हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन बी, सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी अपॉन सी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस अपॉन डी हो गया। सर ये भी लिख सकते हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन एक न्यूट्रल टर्म की बात करनी है, पूरे रिएक्शन की बात करनी है, तो पूरे रिएक्शन में किसी से भी निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। बस याद रखिएगा जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज़ रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरल फॉर एवरीवन। आपका अपना इंडिविजुअल रेट है, रेट ऑफ ए निकालना है तो सर ए टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि उसके इसके कितने मोल्स जाएंगे, ए मोल्स, इसके कितने मोल्स जाएंगे, बी मोल्स निकाल दो पक्का। कोई भी रिएक्शन हो ध्यान से ना, ये देखो चलो फॉर हैबर्स प्रोसेस देखना 10 मोल्स ऑफ या मोल्स पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली टेकन एंड आफ्टर टाइम 5 seconds, after time चलो 2 seconds, its concentration changes to 4 moles per liter. What will be, ध्यान से देखिएगा, what will be rate of reaction, what will be rate of reaction, b rate of disappearance of, ध्यान सुना, disappearance of N2 and H2, N2 और H2 का disappearance rate क्या होगा, and rate of appearance of
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे सर? आप सिंपल सा देखना, हैबर्स प्रोसेस मतलब क्या हो गया, इतना बेसिक चीज पता होनी चाहिए। N2 + 3H2 gives 2NH3, इसको हम बोलते हैं N2 + 2 N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3। भाई ये अपने पास रिएक्शन दिया हुआ, इसी को हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। अगर आपने पी ब्लॉक में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी जान जाइए। सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर, ये क्या हो जाएगा N2/dt, माइनस लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस DH2/dt, 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस D अमोनिया DNH3/2dt, यही होगा सर, देख लो यही होगा, यही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही काम करता है। अब एक बात बताओ, मुझे क्या बोला गया, मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, अब मुझे बोलेंगे सर एक बात बताइए, मुझे नहीं पता, अब मुझे हाइड्रोजन का चेंज दिया गया, हाइड्रोजन का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? अगर इनिशियल कंसंट्रेशन देखेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 10 मोल्स पर लीटर। सर इनिशियल हाइड्रोजन का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? सर फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 4 मोल्स पर लीटर। और ये सब कुछ कितने टाइम में हो रहा है? डेल्टा टी टाइम कितना हो रहा है? 4 सेकंड, नहीं 2 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड में हो रहा है, सारा कुछ 2 सेकंड में हो रहा है। मुझसे बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन या तो नाइट्रोजन के डिसअपीयरेंस से निकालो, या हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस से निकालो, या अमोनिया के डिसअपीयरेंस से निकालो। मुझे हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस दिया गया है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन उससे निकाल सकता हूं। सर माइनस हाइड्रोजन का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 4 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, टाइम स्लैब कितना है 6 माइनस 6 प्लस 6 हो गया, प्लस 6 1 मोल्स पर लीटर पर सेकंड आ गया। सर आपने रेट ऑफ रिएक्शन यहां से क्यों निकाल दिया? सर रेट ऑफ रिएक्शन में हाइड्रोजन से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन गिवन था तो हाइड्रोजन से निकाल दिया, सीधी बात। हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस दिया था, मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में एक तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा बोल रहा है कि सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन बताओ, या फिर इसी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन बताओ कितना होगा। इस इक्वेशन से देख लो, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्या हो गया सर? वो सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है क्या? सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है क्या? तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताइए माइनस DH2/dt। सर जिसका सर DH2/dt इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्या कहलाएगा सर? वो 3 टाइम्स या रेट ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। सर रेट ऑफ हाइड्रोजन ये 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या? और ऐसे भी अंडरस्टूड है ना कि जब इतने टाइम में इसका 1 मोल जाएगा, जितने टाइम इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, कितने मोल रिएक्ट करेंगे 3 मोल करेंगे, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कितने करेंगे 3 मोल। और अब अपने पास सी ऑप्शन बोल दिया जाए कि सर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रो अमोनिया बोल दिया जाए तो दैट विल बी 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो देख लो अपने पास सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल दो, रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल दो, ये देख लो पक्का। तो रेट ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ अमोनिया निकाल दीजिए। आप इंडिविजुअल में से किसी एक का दिया होगा उससे रेट निकाल दीजिएगा और फिर बाकी लोगों को उसके हिसाब से इक्वेट कर दीजिएगा। किसी का भी पूछा जाए एग्जाम हॉल में तो एक्सप्रेशन पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सप्रेशन पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सप्रेशन पे ही क्वेश्चन आ जाएंगे पक्का। चलो एक काम करो, क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम एग्जैक्ट सेम चीज दी हुई है। अब इस क्वेश्चन करके दिखाइए क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा? क्या होगा बताओ, निकल जाएगा क्या सबका? निकल जाएगा सीधा सीधा। इसमें देखना इसका डिसअपीयरेंस दिया है, मुझे बताओगे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का ऐसा लिख सकता हूं, रेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1, रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन सर कितना 3, और रेट ऑफ अमोनिया अपॉन सर क्या लिख दूंगा 2, क्योंकि सर यही है। अब यहां से एक चीज है, मुझे पता चल गया कि सर इसका दिया है उसका निकालना है, मतलब मुझे सब कुछ नहीं निकालना, इन दोनों को इक्वेट करना है। सर रेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब दैट इज माइनस DH2/dt। सर नेगेटिव क्यों ले रहा हूं? बिकॉज़ ये डिसअपीयर हो रहा होगा, हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3/2 टाइम्स रेट ऑफ अमोनिया, एंड रेट ऑफ अमोनिया किसके इक्वल होगा 3/2 टाइम्स DNH3/dt हो गया, प्लस में होगा 3/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, निकाल दो कैंसिल आउट कर दो, 3 इंटू 10 की पावर -4 आ गया। सर 3 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ऐसे रिलेट करना है, ऐसे रिलेट करना है। ये एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है, बताइए कैसे रिलेट करेंगे, कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा इक्वेशन गलत है, क्या होगा? मैं साइड में जाता हूं, प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो इसको, क्या होगा? चलो देखो इसमें क्या आता है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर देखोगे रिएक्शन में ये दिया है, मुझे किसको किसको इक्वेट करना है, मुझे ब्रोमीन को इक्वेट करना है किसके साथ? Br माइनस के साथ। तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं रेट ऑफ रिएक्शन पूरी लंबी क्यों लिखूं, लिखने को लिख सकता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर जितना रेट ऑफ Br माइनस है अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ Br2 डिवाइड बाय कितना कर दूंगा 3। सर रेट ऑफ ब्रोमीन क्या लिखेंगे? D Br माइनस अपॉन 5dt एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो गया तो हां D Br2 अपॉन 3dt। अब ये एक्सप्रेशन कहां किसकी तरह मैच कर रहा है देख लो, ये दोनों इक्वल है, नहीं सर ये नहीं होगा। D Br2 अपॉन dt क्या हो जाएगा -3/5, यही होगा शायद, देख लो ये इक्वेशन इधर ही आ रहा है, ये -3 इधर आ जाएगा, देख लो यही होगा। बाकी लोगों को मैच करो, प्लस तो होगा नहीं, b तो होना ही रहा, 5/3 हो सकता है क्या? Br2 नहीं, 5/3 नहीं, 3/5, ये भी अपने पास कैंसिल आउट बना दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कर देना एग्जाम हॉल में, करो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, रेट ऑफ ए दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -4, रेट ऑफ बी पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ ए अपॉन 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सी अपॉन 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर दो। सर व्हाट इज रेट ऑफ बी? रेट ऑफ बी इज नथिंग 2 टाइम्स रेट ऑफ ए, 2 टाइम्स रेट ऑफ ए, 2 टाइम्स रेट ऑफ ए, 10 इंटू 10 की पावर -4, 10 इंटू 10 की पावर -4 क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 आ जाएगा, हो गया। अब देखिएगा ये क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, पहले मैं चाहता हूं आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या गलती करने वाले हैं। आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सही, कुछ लोगों का जिन लोगों का आंसर सी आ गया होगा भैया एकदम गलत एग्जाम में जाने वाले हो, -5 होने वाला है, चाहे तो गई प्लस -1 भी होने वाला है, तो -5 होगा, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर गलती से भी ये वाली चीजें नहीं करनी है। रीजन यहाँ पर क्या दिया है, यूनिट क्या दिया है, ग्राम पर सेकंड, आंसर भी किसमें पूछा है, ग्राम पर सेकंड। लेकिन जो भी आप लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं। लेकिन यहाँ जो भी मेजर करते थे वो कंसंट्रेशन मोल्स में मेजर करते थे, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। यहाँ ग्राम दिया है, चलो लीटर तो 1 लीटर मान लेना, जब भी दुनिया में कभी कुछ नहीं दिया वॉल्यूम तो वॉल्यूम 1 लीटर मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन यहाँ ग्राम दिया है। सर आप ये यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि सर रेट ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SO3 होगा, वाह ठीक है। तो सर इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे? नहीं सर, इसका ग्राम पर सेकंड अलग है, इसका ग्राम पर सेकंड अलग है। आपको कभी भी रिएक्शन में मोल्स की रेशियो आपस में अटैच करनी आती है, मास का नहीं होता। सर इसका 1 मोल कितना मास होगा? सर 64 ग्राम, इसका 1 मोल 80 मास होगा, तो ऑब्वियसली दोनों के मोल्स इक्वल नहीं है। आपको ये लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखूंगा DSO2 बाई यहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टाइम होगा ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये प्लस DSO3 बाई dt। मुझे ये निकालना है, लेकिन मुझे पहले इसका वैल्यू तो निकाल दो। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 1.28 इंटू 10 की पावर -3। सर मोल्स में निकालेंगे, और मोल्स के कितने से? इसका मोलर मास कितना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया मोल्स पर सेकंड आ गया। अब आएगा कितना आ जाएगा
100 आ गया, ये 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल्स पर सेकंड आ गया। सर इसका जो मोल्स पर सेकंड है ना, इसका SO2 का, वही होगा यहाँ पर। सर SO3 का कितना होगा? 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल्स पर सेकंड होगा। अब यहाँ पर मोल्स पर सेकंड नहीं दिया है सर, इसके मोल्स के लिए कितने से डिवाइड किया? 64 से। याद करो मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ ग्राम दिया था तो मोल से मोल निकालना है, तो ग्राम को किससे डिवाइड करते हैं? मोलर मास से निकल गया। अब वहाँ मोल दिया है, उसका आंसर किसमें चाहिए? ग्राम में चाहिए, तो ग्राम के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सर SO3 का मास कितना होता है? SO3 का मास कितना होता है? कैलकुलेट कीजिए। सल्फर का 32 और इसका 80 ग्राम होता है, तो सर मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना हो गया? 160 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम पर सेकंड। और ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकंड। दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का आंसर सी आ रहा होगा, बेटा कभी भी रेट इक्वल होता है। रेट का मतलब कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर ऐड होगा, मोल्स पर सेकंड लेंगे, कभी ग्राम पर सेकंड मत लीजिएगा, हमेशा मोल्स में डील कीजिएगा। यहाँ कंसंट्रेशन लिया जाता है, वॉल्यूम नहीं दिया, चलो 1 लीटर मान लेंगे, वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा 1 लीटर मान के, लेकिन ग्राम से फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसका एक मोल गया तो 64 ग्राम जाएगा, इसका एक मोल जाएगा तो 80 ग्राम जाएगा, दोनों के मास इक्वल नहीं होंगे। जिन लोगों का आंसर सी आ रहा है, समझ जाओगे गलती हो रही है, एक्सेप्ट करो कि हायर मोल्स में लेना है, ग्राम में नहीं लेना है। अब यही पर एक चीज और बता देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखते हो? सर माइनस DA/dt एंड प्लस DB बाई, मतलब DB बाई ऐसे रिएक्टेंट, और ये मान लो ये रिएक्शन हो रही है A से B, ठीक है, आप A से B लिख रहे थे। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन मोल्स पर लीटर में दिया है, ये तब है ना जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा? मोल्स पर लीटर पर सेकंड आ जाता है, या पर मिनट आ जाए, जो भी आ जाए, टाइम का यूनिट देख के लगा देंगे, मोल्स पर लीटर पर सेकंड या मोल्स पर लीटर पर मिनट जो भी है। लेकिन अगर ये सर यहाँ पर इफ मोल्स ऑफ A एंड B आर गिवन, एग्जाम हॉल में मोल्स दिया हो, तो भैया याद रखिएगा सर, आपको ही पता है कंसंट्रेशन ऑफ A, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ B जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय वॉल्यूम। सर ऑब्वियसली एक ही कंटेनर में होगा, इसलिए मैं सबका वॉल्यूम क्या ले रहा हूं? इक्वल ले रहा हूं। सर देखिएगा, अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन अगर इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखेंगे, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखने जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो सर यहाँ पर मोल्स का A के मोल्स में कितना चेंज आएगा? डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पर अलग से किसको डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। देखिएगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर आप देखो ना, इसके बदले क्या पुट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स P अपॉन V। वॉल्यूम फ्लक्चुएट कौन करेगा? सर सिर्फ मोल्स फ्लक्चुएट करेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम तो सेम ही रहेगा, कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहता है? सेम ही रहता है, तो वॉल्यूम फ्लक्चुएट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B फ्लक्चुएट करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? -dNA/dt। वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपको मोल्स दिया है तो। अगर आपको मोल्स दिया है तो आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें आप नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। किससे डिवाइड करना पड़ा? वॉल्यूम से। पक्का? अगर मैं बोल दूं कि नहीं भैया, अगर प्रेशर गिवन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रेशर गिवन है, प्रेशर ऑफ A एंड B आर गिवन, तो सर अब कैसे रिलेट करें? अब उसको कैसे रिलेट करें? रेट ऑफ रिएक्शन में अब क्या चेंज आएगा? सर PV = nRT पढ़ा था, P = N/VRT पढ़ा था सर, P = CRT कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? P/RT हो जाएगा। कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? P/RT हो जाएगा। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ A में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या लिख देंगे? सर -D। क्या चेंज होगा? प्रेशर ऑफ A चेंज होगा, और किससे डिवाइड कर देंगे? ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सर क्या चेंज होगा? प्रेशर ऑफ B चेंज होगा, RT तो सेम ही रहेगा ना, RT dt। सर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसके केस में वॉल्यूम से डिवाइड किया, इसके केस में किससे डिवाइड कर रहे हैं? RT से। RT कैसे आया? क्योंकि कंसंट्रेशन को आप किसके इक्वल लिखिएगा? P/RT के। तो प्रेशर ऑफ A अपॉन RT, RT क्या रहेगा? जैसे ऑब्वियस सिस्टम का टेंपरेचर और वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो चेंज होंगे क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, या फिर प्रेशर चेंज होगा, या कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट देके निकाल दो। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में दिया है तो आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं है तो भाई वॉल्यूम 1 लीटर मान लेना। जैसे इससे पहले वाले केस में सर मास दिया था, हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? वॉल्यूम में, मोल्स में। क्यों? क्योंकि मोल्स में कर दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, 1 लीटर मान के चलेंगे। अगर दिया होता तो वॉल्यूम से डिवाइड करते, यहाँ नहीं दिया था तो 1 लीटर मान के चलेंगे। तो सर बोल रहा हूं आपको, कभी भी आंसर आप रेट ऑफ रिएक्शन या तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालिएगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में निकालिएगा, या फिर प्रेशर के टर्म्स में निकालिएगा। मास के टर्म में कहीं मत निकालिएगा, मास के टर्म में कभी नहीं निकल के आएगा, क्योंकि अगर मास ले लिया ना भैया बर्बाद हो जाएंगे। जैसे अभी जिस लोगों ने लिया होगा, जिन लोगों ने मास इक्वल कर दिया होगा, उनके लिए सबका मास इक्वल हो गया होगा, उनका आंसर सी आ गया होगा, जल्दी जल्दी सी आ गया होगा, और वहीं पे गलती कर लेंगे। होता है एग्जाम हॉल में, सर हां मजा आया, बहुत इजी था पेपर, बाहर आया, अरे सर अच्छा ज्यादा ही इजी था सर, मैंने नहीं सोचा सही से। ये वाली गलती मत कीजिएगा, या तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में, या फिर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, या फिर प्रेशर के टर्म्स में निकालते चले जाइए, या फिर प्रेशर के टर्म्स में निकालते चले जाइए। पक्का हो जाएगा। चलिए अब देखिए, मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब देखिएगा एक क्वेश्चन, ये चलिए निकालिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? निकालिए, जल्दी जल्दी करके दिखाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। निकालो क्या होगा सर। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने जाएंगे, क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A दिया हुआ है कितना? 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ये क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। सर व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B बताना है, एंड व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। सर रिएक्शन को देख के मुझे पता चल रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A अपॉन 1, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C अपॉन 2। यही होगा सर। व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, डिसअपीयरेंस ऑफ B दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या हो जाएगा? रेट ऑफ 10 की पावर -2। व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C? 2 टाइम्स रेट ऑफ A, क्योंकि सर ये मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 टाइम्स 10 की पावर -2 हो गया। ऐसे क्वेश्चन टिक करके निकल जाओ। पक्का? तो रेट के ऊपर इस तरह क्वेश्चन आएंगे, प्रेशर के टर्म में देगा तो RT से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में देगा तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में देगा तो वॉल्यूम से डिवाइड किया जाएगा। पक्का? तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो भैया अब क्या आता है मेरे पास, अब जो हम लोग चीजें देखेंगे तो हम लोग की लाइफ में आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? ध्यान सुनना, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि सर कोई रिएक्शन हो रही है, ध्यान सुनिएगा, कोई रिएक्शन हो रही है, ये मान लो ऐसे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि सर रेट लॉ एक्सप्रेशन ये क्या बोलता है कि सर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration product of concentration of product of reactants, product of concentration of reactants, which reactants product of concentration of reactants raised to some power which may or may not be equal to 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 their stoichiometric coefficient। ध्यान सुनिएगा, मैंने एक रिएक्शन ऊपर लिखी है, मैंने जानबूझ के एक से ज्यादा रिएक्टेंट लिया है ताकि आपको कुछ चीजें पता चले। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका तो वो था कि माइनस हमेशा चेंज निकाल के मेजर कर लो कि सब प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंज हो रहा है। रेट एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि भैया एक काम करो, आपको जितना भी रेट होगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की पावर्स पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की पावर्स पे डिपेंड करेगा। अब वो पावर कुछ भी हो सकती है, ये रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ये है तो ये क्या हो जाएगा? K इंटू रिएक्टेंट की पावर n। देखना ध्यान से, ये देखो
ये देखना, एक मिनट ध्यान से देखना सर। अब यहाँ पर ये क्या है सर, ये क्या है, रेट लॉ कांस्टेंट है, रेट लॉ कांस्टेंट है, या फिर इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट बोल देते हैं। एन क्या है, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, जिसके ऊपर वो पूरी की पूरी रिएक्शन क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। मतलब रेट जो होती है सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अकेला रिएक्टेंट है तो, अगर दो रिएक्टेंट है जैसे मैंने इसके केस में लिया, तो यहाँ पर रेट क्या लूंगा सर, देखिएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर मुझे नहीं पता, मैं एक्स ले लेता हूँ, बी की पावर क्या ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ सर। एक्स और वाई हो सकता है एन और एम के इक्वल हो, बट विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट, हो सकता है एन के इक्वल हो भी ना भी हो। रेट क्या होगा, रेट इज नथिंग सर, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, के इंटू ए की पावर एक्स, के इंटू ए की पावर एक्स, बी की पावर क्या हो जाएगी वाई। रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू ए की पावर एक्स, बी की पावर क्या हो जाएगी वाई। वेयर एक्स इज, एक्स को क्या बोलेंगे, वेयर एक्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। y को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। सर x और y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। x और y ऐसे निकाल दिया जाएगा पक्का, x और y ऐसे। ओवरऑल ऑर्डर कोई पूछेगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस y, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब दो रिएक्टेंट है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है समझ में आ जाएगा। पहले आप ये समझिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं। ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ध्यान सुनिएगा, ये क्या बोलता है कि सर आपका जो जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट नहीं करता, सिर्फ सिर्फ रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट पे भी किस पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी पावर को रख दीजिए, उसकी पावर को रख दीजिए, और वो पावर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से एक्सपेरिमेंटल डिसाइड होगा। अभी हम देखेंगे कैसे एक्सपेरिमेंटल डिसाइड होता है, लेकिन पावर क्या होता है, ऑर्डर कहलाता है। वो हो सकता है उसके स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी ना भी हो, अगर होगा कब होगा ये पता चल जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि हो सकता है इक्वल हो भी ना भी हो। लेकिन हाँ, ये ए और बी के दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसकी पावर एक्स, इसकी पावर वाई। एक रिस्पेक्ट में इसको क्या बोलेंगे ऑर्डर, वाई को क्या बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और टोटल ओवरऑल ऑर्डर क्या बोल दिया हम लोगों ने, एन बोल दिया। ओवरऑल ऑर्डर क्या बोल दिया हमने, एन बोल दिया। ठीक है, हो जाएगा शुरू। देख लो अब मुझे किसने बोला सर ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है। एक्चुअली देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब बोला जाए ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज नथिंग, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आप ऐसे आप अपने आप से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपने आप से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है इन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा, अगर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइचमेट्रिक ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन वर्ड यूज कर दिया गया कहीं पे तो आप सीधा फिर उस केस में आप बोल सकते हो कि हाँ सर स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है, जिस भी रिएक्टेंट के बारे में बोल दिया जाए। अगर मैं बोल देता हूं कोई रिएक्शन और ये है एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, तो आप उसके केस में ऑर्डर बता सकते हो कैसे, उसका स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा लिख रहा हूं a + 2b गिव्स प्रोडक्ट, अगर ऐसा लिख रहा हूं और बोल रहा हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका रेट मैं आसानी से लिख सकता हूं कैसे सर, a का पावर कितना होगा, a का ऑर्डर कितना होगा 1 और b का ऑर्डर कितना होगा 2, सीधा सीधा, क्योंकि सर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके केस में बोल सकता हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या हो जाता है, पावर डायरेक्टली ऑर्डर कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एक पावर है। मतलब इसका मतलब ये बोला जाता है कि सर अगर मैं बोलता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलता हूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं बोलता हूं 3, इसका मतलब क्या है कि सर ए को ना, अगर ए को मैंने डबल किया, ध्यान सुना, ए को मैंने डबल किया तो जो रेट होगा वो पता है कितने बाहर आएगा सर, ए का कितना पावर है सर 3, तो 2 की पावर 3 बाहर आएगी। ये कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। अगर मैंने दिया है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 3 है, तो मतलब ये है कि सर ए में कुछ भी चेंज करेंगे तो उसकी उतनी पावर 3 बाहर आ जाएगी। मतलब अगर ए को मैंने 4 टाइम्स किया होता है या ए को मैंने 8 टाइम्स किया होता तो रेट कितना हो जाता, 8 की पावर 3 बाहर आ जाती, 8 की पावर 3 बाहर आ जाती। ऑर्डर मतलब होता है कि सर आप इसके अंदर क्या चेंजेस करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी ऑर्डर की इक्वेशन होती है, x की पावर 2, x की पावर 2, तो ऑर्डर बोलते हैं 2। अगर बोलो कि कोई इक्वेशन दिया, अगर ऐसा इक्वेशन दिया है x की पावर 3 3x³ + 2x, सर यहाँ x का पावर कितना है 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी डालोगे उसकी पावर क्या आएगी बाहर, 4 टाइम्स बाहर आएगी, पावर क्या आएगी 4 बाहर आएगी। तो वैसे ही ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है, अगर a को चेंज करोगे तो a का रेट, a के कारण रेट में कितना चेंज आएगा 2 की पावर 3। अगर मैं ऐसा कहीं लिख दूं ऑर्डर, जैसे अब इसी क्वेश्चन को देख लो, इसी क्वेश्चन को देख लो, ये देखो अभी क्वेश्चन दिया, अब मिल गया हमें। अब एक बात बताओ, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 1, b के रिस्पेक्ट में कितना है 2, एक काम करो a को करो 2a, सर रेट कितना हो जाएगा बताओ, रेट कितना हो जाएगा, a को डबल किया, a को डबल किया, a को डबल करेंगे क्या बाहर आ जाएगा 2 की पावर 1 बाहर आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, रेट 2 टाइम्स हो गया। मतलब अगर a का पावर 1 है, मतलब a के अंदर कुछ भी चेंज करोगे उसके कारण सर कितना चेंज होगा, रेट के अंदर रेट की वैल्यू में कितना चेंज होगा 2 की पावर 1। सर अगर मैं बोलूं कि सर मैं b को 2b कर रहा हूं, b को 2b कर रहा हूं, सर b को 2b करूंगा, रेट कितना होगा सर, b के अंदर कितना पावर है 2, तो सर 2 टाइम्स आप 2 की पावर 2 टाइम्स किया और उसकी पावर क्या आ जाएगी बाहर 2, 4 टाइम्स। अगर मैं बोल दूं कि बोथ ए एंड बी आर ट्रिपल्ड, अगर दोनों को ट्रिपल कर दिया, दोनों के दोनों ट्रिपल्ड हो गए, तो उस केस में रेट कितना होगा, चलो रेट किसके ऊपर होगा, रेट कितने टाइम्स हो जाएगा सर, देखिएगा सर 3 की पावर 1 बाहर आएगी, इसकी पावर कितनी है, ए में कुछ भी चेंज करोगे इसकी पावर बाहर आएगी, इसमें कितना 3 की पावर 2 हो जाएगा, कितना हो गया 3 × 9 कितना हो गया 27 टाइम्स। जो भी वैल्यू थी उसकी कितनी 27 टाइम्स आ जाएगी। उल्टा भी सोच सकते हैं कि सर एक बात बताइए इसको, अगर उल्टा सोचिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए में ना या बी में कुछ चेंज किया, बी को मैंने कुछ चेंज किया 4 टाइम्स हो गया, बी को मैंने 2 टाइम्स किया उसका रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब क्या होगा सर, बी को अगर 2 टाइम्स किया और उसका रेट 4 टाइम्स हो गया तो 2 की क्या पावर होगी, 4 के इक्वल होगा, 2 की क्या पावर होगी 4 के इक्वल होगा, तो 2 की पावर कौन सी होगी 2 होगी। ऑर्डर ऑफ बी रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा 2। मैं बोल रहा हूं ए को डबल किया ऑर्डर रेट डबल ही हुआ, ए को डबल किया रेट भी डबल हो रहा है, मतलब उल्टा सोचो, ए को डबल किया रेट भी डबल हो रहा है, मतलब 2 की पावर मान लो x ले रहे हो या y ले रहे हो तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई। ध्यान देखना, दो क्वेश्चन, इसके दो ही क्वेश्चन आते हैं, इसके दो ही क्वेश्चन आते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन दो ही टाइप के आते हैं। चलो बताओ, x को डबल करोगे तो, और अगर दोनों को ही क्या होगा, क्या होगा अगर x को डबल करोगे तो x को डबल करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा सर, रेट कितना टाइम्स हो जाएगा सर, रेट को x को डबल करोगे तो मतलब 2 की पावर क्या बाहर आएगी 2 सर 4 टाइम्स हो जाएगा रेट में, बाकी सब सेम रहेंगे बस उसी की पावर चेंज आएगी। अगर y को डबल करोगे तो सर रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा सर 2 की पावर 3 आएगी 8 टाइम्स आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स आ जाएगा। एफ एक्स एंड वाई बोथ आर ट्रिपल साइमल्टेनियसली, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा सर, इसको ट्रिपल किया 3 की पावर 2, इसको ट्रिपल किया 3 की पावर 3, सर 9 × 27 9 × 27 टाइम्स आ जाएगा। हो गया, एक तो क्वेश्चन ऐसा हो गया जहां पर रेट दिया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा, वहां से निकाल दो। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि भैया ऐसा दिया जाए, इफ concentration of A is doubled, rate becomes 8 times, and concentration of B is doubled, if concentration of B is doubled, if concentration of B is doubled, rate becomes 16 times, what will be
what is the order of reaction, what is the order of reaction with respect to A and B. Also calculate overall order, also calculate overall order of reaction, also calculate overall order of reaction, also calculate overall order of reaction. क्या होगा इस केस में? बताओ इस केस में क्या करोगे? बताओ क्या होगा इस केस में? कैसे निकालोगे? अगर ए को डबल कर रहे हो, रेट क्या हो गया? ए को डबल करोगे, रेट बिकम्स 8 टाइम्स, ए को डबल करोगे, रेट बिकम्स 8 टाइम्स। सर ए को डबल किया, रेट अब मुझे नहीं पता, सर मैं क्या करूंगा? रेट को क्या ले लूंगा? k इंटू ए की पावर नहीं पता, ए का पावर क्या ले लूं? x, b की पावर क्या ले लूं? भाई खुद से सोचो, ए को डबल किया मतलब 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स क्या बाहर आएगा? 2 की पावर x, और वो किसके इक्वल हो रहा है? 8 के। 2 की पावर x कितने इक्वल हो रहा है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 आ जाएगी। सर देख लीजिए कैसे किया, सर ए को डबल किया, ए को डबल किया, ए को डबल किया, वो 8 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब ए को डबल करोगे बाहर क्या आएगा? 2 की पावर x, 2 की पावर x आएगा तो कितना हो गया? 8 हो गया। कैसे? क्वेश्चन में दिया था 8, अब 2 की पावर x 8 के इक्वल कैसे इक्वेट कर सकते हैं? तो 2 की पावर 8 को क्या लिख दो? 2 की पावर 3, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 3 की इक्वल, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 3 की इक्वल। यहां देखिएगा सर, अगर मैं b को डबल करता हूं, b को डबल करता हूं तो 2 की पावर y बाहर आएगा, और वो कितना है? 16 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। मतलब अगर ओवरऑल ऑर्डर कोई पूछ दे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई पूछ देगा तो सम ऑफ पावर कर दें, सर क्या आ जाएगा? x + y कर दें, x + y 4 + 3 कितना आ जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर 7 ऑर्डर आ जाएगा। यहां पर ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर कोई पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक पावर होती है, पावर कैन बी, ऑर्डर कैन बी, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, क्योंकि पावर है वो नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एक चीज पढ़ेंगे वहां पे इसके लिए पढ़ा, एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाए, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस केस में ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे देखते हैं? ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर सीधा सीधा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा? सर वो किससे डिसाइड होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप से। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जहां पे एक से ज्यादा स्टेप्स है, एक स्टेप में सीधा सीधा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल आ गया। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन, यहां पर ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं? मान लो मुझे ए से डी जाना है, लेकिन ए से डी मुझे नहीं पता, सर मुझे ना एक स्टेप में नहीं हो रहा, तो मैं ए से डी जाने के लिए मुझे पता है कि मैं ऐसे जाऊंगा। देखिएगा ए से 2b जाऊंगा, 2b से कहां जाऊंगा? सी जाऊंगा, और 2b से मान लो 3c जा रहा हूं, 3c से मैं कहां जाऊंगा? डी जाऊंगा। ये मेरा स्टेप 1 हो गया, ये मेरा स्टेप 1 हो गया, ये मेरा स्टेप 2 हो गया, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, और ये क्या हो गया? स्टेप 3 हो गया। अलग अलग स्टेप्स हुए, इस तीनों स्टेप्स को फॉलो करूंगा तब जाके क्या बन रहा है? ए से डी बन रहा है। अब इससे कोई पूछ दे, सर इसका रेट किस पे डिसाइड करेंगे? इसका रेट कैसे डिसाइड होगा? सर रेट ए पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं सर, रेट किस पे? सर इसमें ना स्लोएस्ट स्टेप देखिए, जितने स्टेप्स हो रहे हैं ना उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप देखिए। मान लो मैंने इसको लिख दिया स्लोएस्ट स्टेप, तो रेट पता है किसके इक्वल होगा? रेट इज नथिंग k into b की पावर 2। रेट इज नथिंग k into b की पावर 2। क्यों? क्योंकि सबसे स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट देख लो, सबसे स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट देख लो, सबसे स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट देख लो, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी, पावर कितनी, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दो। इन कॉम्प्लेक्स स्टेप रिएक्शन या इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर मैं बात करूं, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात की जाएगी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑर्डर या ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर डिसाइड होगा, ऑर्डर डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। स्लोएस्ट स्टेप ही क्या कहलाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली यही से रेट डिटरमाइन होगा, तो स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। कभी कभी इसी में मजे लिए जाएंगे, मजे मतलब क्या करा जाएगा? कभी कभी क्या बोला, जैसे डायरेक्ट इसमें आ गया कि सर इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन कभी हो सकता है एग्जाम हॉल में क्या करे, इसके ऊपर अलग चीज पूछ ले, क्या बोलेगा कि सर एक बात बताइए, बी जो है वो तो इंटरमीडिएट है, बी तो रिएक्शन का रिएक्टेंट पे है ना, प्रोडक्ट पे। आप जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कोशिश करिए, आपने लिख दिया अच्छी बात है, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है एग्जाम वाले बोल दे कि सर बी जो है ना ये बहुत स्टेबल नहीं है, मुझे ना रेट जो चाहिए इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे किसके टर्म्स में चाहिए? रेट जो चाहिए मुझे चाहिए किसके टर्म्स में? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में, मुझे नहीं चाहिए इसके टर्म में, इंटरमीडिएट नहीं मुझे पसंद, मुझे ए और डी के टर्म्स में चाहिए। अगर मान लो एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, एग्जाम हॉल में ऐसा दे दे, तो फिर कैसे निकालेंगे? उस केस में देखिएगा, उस केस में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिक मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ट्रिक क्या मिल जाएगी? ये देखिएगा, वो जानबूझ के एक स्टेप को क्या करेगा? फास्ट कर देगा और इक्विलिब्रियम साइन दे देगा, इक्विलिब्रियम साइन दे देगा, इक्विलिब्रियम साइन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? देखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? सर ये प्रोडक्ट की पावर 2 डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पावर 1, प्रोडक्ट की पावर 2 डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पावर 1। सर यहां देखिएगा b की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? मुझसे किसी ने पूछ दिया कि नहीं सर रेट जो होगा ना आप उसमें लिख रहे हैं, मुझे वो पसंद है, ठीक है आपने सही कॉन्सेप्ट लगाया कि स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट होगा, लेकिन मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे या तो रिएक्टेंट का टर्म में लिखूं, मैं प्रोडक्ट का, मैं बीच का टर्म क्यों लूं? मुझे बी कहां आया, किधर आया, मुझे क्या मतलब? मुझे ए के रिस्पेक्ट में बताओ या बी के, डी के रिस्पेक्ट में बताओ, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बताओ या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बताओ। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? बी के क्या लिख सकता हूं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू ए लिख सकता हूं। तो देखिएगा ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये एक नया कांस्टेंट। सर रेट को आप चाहें तो रेट ऐसे लिखा जा सकता है। अगर एग्जाम हॉल में नहीं दिया है, बी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हो, तो आप फिर क्या करेंगे? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप चीजें रिलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से चीजें रिलेट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? पावर को बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? पावर होती है। रेट एक्सप्रेशन से, रेट एक्सप्रेशन से हमने चालू किया, हमने बोला रेट एक्सप्रेशन में रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कुछ पावर्स पे, और वो पावर क्या कहलाती है? ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट, मतलब उस रिएक्टेंट का क्या पावर है वही उस ऑर्डर कहलाएगा। अब सर रेट एक्सप्रेशन से मुझे ये पता चल गया a की पावर x b की पावर y, ये हो सकता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल हो नहीं भी हो, वो कैसे पता चलेगा? तो हमने देखा कि यार एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, तब तो इक्वल पुट कर दो, एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो रिएक्टेंट का ऑर्डर ही वही हो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उससे ऑर्डर डिसाइड होगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप से क्या होगा? ऑर्डर डिसाइड होगा। सर देख लीजिए ना अपने पास ये रेट हो गया, अब रेट मतलब पावर, पावर किसकी कितनी फ्लक्चुएट करती है वो आपको एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, पावर का इसे डबल किया तो कितना होगा, ट्रिपल किया तो कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसमें रेट का एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए, रेट का एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट के ऊपर। लेकिन अगर स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट उनका मन पसंदीदा ना हुआ तो आपको चेंज करके उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पक्का देख लो भैया, हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस रिएक्शन का रेट ऑफ ओवरऑल ऑर्डर बताना है, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन तो आराम से बता ही सकते हो। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? इस स्टेप का ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या होगा सर? ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? ई की कितनी है? 3 पावर 3/2, और इसका कितना हो जाएगा? 3/2 3/2 3/2 3/2 ऐड करोगे 6/2, एंड ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
रेट ऑफ रिएक्शन a प्लस b प्लस c दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ जल्दी ऐड करो, पावर्स ऐड कर दोगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 सर, एक रिस्पेक्ट में 1/2 b के रिस्पेक्ट में 1/2 सर, कितना हो जाएगा 4 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 5/4 कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4। चलिए ये रिएक्शन दिया हुआ है 2a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर एक बोथ रिएक्टेंट का मतलब मुझे नहीं पता, देखना सर a की पावर क्या मान लो x मान लो b की पावर y मान लो, मुझे नहीं पता सर a का ऑर्डर क्या है b का ऑर्डर क्या है, ये क्या बोल रहा है कि अगर दोनों का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो 2 की पावर x बाहर आएगी और 2 की पावर y बाहर आएगी, उसकी वैल्यू कितनी है 8, मतलब 2 की पावर x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। चलो फिर क्या बोल रहा है डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ b, अगर a b का कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो सर b का कंसंट्रेशन अगर डबल करोगे मतलब 2 की पावर y, सर ये y बाहर आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो रही है डबल, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 1, सर y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, ओवरऑल रेट देखेंगे तो रेट इज नथिंग k इनटू सर a की पावर क्या हो जाएगी 2, b की पावर क्या हो जाएगी 1, सर a की पावर 2 b की पावर 1, कौन सा ऑर्डर हो जाएगा यही होगा। चलो ए को डबल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ए की पावर, सर रेट फिर से वही लिख दो, किसी को लग रहा हो तो भैया एक ही चीज है तो अब आपको मैथ्स आती होगी तो इतना तो आप कर ही लोगे यार, ठीक है अब नीट के एग्जाम के इतने बगल में बैठो तो इतना तो कर ही लोगे कि सर ए को डबल किया मतलब 2 की पावर x बाहर आया तो वो किसके इक्वल है 4, मतलब 2 की पावर 2 x की वैल्यू कितनी हो गई सर एक रिस्पेक्ट में पावर कितना हो गया 2, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेंस अनअफेक्टेड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेट उतना ही रहा, जब b को आपने डबल किया b को डबल करोगे सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1 ही रह गया, और 1 कब होता है सर जब पावर क्या हो जाए सर 0 हो जाए, तो b के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, b के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, b के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये रेट क्या होगा a की पावर 2 b की पावर कितनी होगी 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, अगर कोई बोल रहा है कि यार मैंने इसको डबल किया ट्रिपल किया रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ जाना पावर कितना है 0 है, समझ जाना पावर कितना है 0 है। अब देखना वॉल्यूम को अगर ट्रिपल कर दिया रिड्यूस टू 1/3 तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चलो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है सर, रेट को क्या लिखोगे सर, मान लो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की पावर कितना लिख दिया 1 यही लिख रहे हो ना सर, फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया उसने, फर्स्ट ऑर्डर है, दो रिएक्टेंट है 4 रिएक्टेंट है मुझे नहीं पता, उसने बोल दिया ओवरऑल ऑर्डर कितना बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर, तो मैंने मान लिया फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टेंट की पावर कितनी हो गई 1, सर एक बात बताओ अब अगर मैं बोलूं यहां पर इसको क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, तो रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की 1 बाय वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम की पावर तो बनी है सर, वॉल्यूम को अगर आपने क्या किया कम किया, वॉल्यूम को रिड्यूस करोगे तो रेट क्या होगा सर बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम को 1/3 करोगे तो रेट ऑब्वियस है क्या हो जाएगा 1/3, इसको 1/3 किया तो वो क्या हो जाएगा रेट क्या हो जाएगा, इसको डिक्रीज करोगे तो रेट उतने टाइम से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, अपोजिट चलेगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। अब चलिए हमने बोला कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ऑर्डर क्या है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, तो ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं एक्सपेरिमेंट से डिसाइड करते हैं, अब आपको एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चन बताता हूं, एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चन ये बोर्ड्स में भी खूब आते हैं, यहां पर भी खूब आएंगे देखिएगा। अब इसके केस में आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली यहां बैठे तो एक एक करके लिख के नहीं अटेम्प्ट करेंगे, हम यहां पे एक ट्रिक सीखेंगे सीधा सीधा, यहां मुझे बोला गया इस रिएक्शन की कहानी बताइए, मुझे बोला गया सर ये रिएक्शन दी हुई है, ये फॉलोइंग डेटा है, NO का कंसंट्रेशन दिया है, H2 का कंसंट्रेशन दिया गया है, उस टाइम पे रेट की वैल्यू दी गई है, उस टाइम पे रेट की वैल्यू दी गई है पक्का, अगर आपको इस तरह का मिल जाए तो आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको शॉर्टकट बताता हूं क्या करना है और वही यूज करना है, एग्जाम हॉल में पूरा लिख के सॉल्व करेंगे पूरा लंबा टाइम लगेगा, उतना टाइम है नहीं, ठीक है ना, हम क्या करेंगे हम एक बार जैसे मुझे NO का कंसंट्रेशन निकालना है, NO का पावर क्या होगा, NO का ऑर्डर क्या होगा और H2 का ऑर्डर निकालना है, मुझे ये पता है कि रेट इज इक्वल्स टू K इनटू NO और H2 इसकी पावर x मान लेता हूं, इसकी पावर y मान लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक तो तरीका है कि सब सबका इक्वल रेट की वैल्यू लिखिए, ये एक्सप्रेशन लिखिए, ये इक्वेशन लिखिए, पुट कीजिए, ये लिखिए फिर पुट कीजिए, मैं सिंपल सा तरीका बनाता हूं, हाइड्रोजन कांस्टेंट कर दो, अगर NO की पावर निकालनी है ना, मान लो इसकी पावर निकालनी है तो इसको कांस्टेंट कर दो, और देखो इसको तुमने क्या किया ट्रिपल किया, इसको तुमने क्या किया ट्रिपल किया, देखो नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन तुमने क्या किया ट्रिपल किया, सर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है ट्रिपल हो रही है, देख लो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है ट्रिपल हो रही है, मान लो इसको तुमने 3 टाइम्स किया और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, मतलब NO की पावर क्या आ गई 1 आ गई, सर एक लाइन में आंसर आएगा, आपको स्कूल में जो कराया बोर्ड में कराया उसका मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, सर आपने इसको ट्रिपल किया, इसको आपने ट्रिपल किया, देखिए रेट भी ट्रिपल हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स कर रहे हैं 3 ही हो रहा है, तो सर x की वैल्यू क्या होगी 3 की पावर x, मतलब 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, चलिए अब ये निकाल दिया तो इसको हटा दीजिए, ये निकाल दिया एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो इसको हटा दीजिए, अब इसकी निकालनी है पावर, इसकी पावर निकालनी है तो इसको कांस्टेंट बना दीजिए, NO को कांस्टेंट बनाइए, जिसको निकालना है उसके अपोजिट वाले को कांस्टेंट बना दीजिए, अब देखिएगा यहां से यहां आपने कितना मल्टीप्लाई किया है 4 से मल्टीप्लाई किया है, देख लो 4 से मल्टीप्लाई किया है, अब एग्जाम हॉल में जानबूझ के ऐसा डेटा दिया, एक्चुअली इसको सही से लिखोगे तो 36 × 10 की पावर -5, ऑब्वियस को पता है एग्जाम हॉल में बच्चा अंडर कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है, वो क्या देखो ये देखो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने किसी को हाइड्रोजन को 4 टाइम्स किया सर 4 की पावर y और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, सर देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, रेट किसके इक्वल हो गया k, NO की पावर 1 हाइड्रोजन की पावर 1, ऑर्डर कितना आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 2, किसी बोला रेट कांस्टेंट बताओ, तो रेट कांस्टेंट सर किसी एक वैल्यू में डाल दीजिए, किसी एक की वैल्यू में डाल दीजिए 3 × 10 की पावर -3, NO का कंसंट्रेशन कितना है 5 × 10 की पावर -3, ये 2.5 × 10 की पावर -3 कर दो, 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कैंसिल, ये ऊपर क्या आ जाएगा 1000 3000 अपॉन 7.5 निकाल दो, जितना भी है रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल दो, किसी एक एक्सप्रेशन में डाल के निकाल दो, सर बोला इनिशियल रेट बताओ, अगर NO और H2 की कंसंट्रेशन दी गई है तो रेट क्या हो जाएगा k इनटू NO की पावर 1 1 H2 की पावर क्या हो जाएगा 1, सर k की वैल्यू जितनी भी आई कितनी आ रही है 3000 अपॉन 2.5, NO की पावर कितनी है 8 × 10 की पावर -3 8 × 10 की पावर -3, जो भी है निकाल दो रेट, जो भी है निकाल दो रेट, निकालते चले जाओ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको इस तरह से भी निकाला जा सकता है और उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, आप उस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं करना, कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना लिख लिख के, अदरवाइज सर बोर्ड क्लिक करे होंगे या कहीं भी आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम हॉल में अगर एक ऑर्डर निकालना है देखिएगा मुझे एक ऑर्डर निकालना है तो बी को क्या करूंगा कांस्टेंट, सर बी को कांस्टेंट किया, ए को क्या कर रहे हो डबल कर रहे हो, सर इस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, सर कोई फर्क पड़ रहा है क्या नहीं, सर मैंने क्या किया रेट को क्या माना है, रेट को क्या माना है ए का पावर 1 और सर ए की पावर x और बी की पावर क्या मान लिया भाई, सर ए को आपने डबल किया तो 2 की पावर x बाहर आएगा और उसकी उससे रेट पे कितना फर्क पड़ा 1, इसका मतलब 2 की पावर 0, x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, सर ए पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ए पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ए का ऑर्डर कितना है 0 है। अब आते हैं बी को चेक कीजिए, एग्जाम वाले बस इतना ही करना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, बी का ऑर्डर निकालना है तो ए को कांस्टेंट कर दो, बी को देखो तुमने यहां डबल किया, ये भी कितना हो रहा है डबल, सर डबल हो रहा है, मतलब सर बी 2 की पावर y इसकी वैल्यू क्या आ रही है देख लो क्या आ जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में पावर कितना आ गया ऑर्डर कितना आ गया, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, हो गया निकाल दो पक्का इजी हो जाएंगे, श्योर हो, चलो बताओ अब इस क्वेश्चन को तुम लोग अटेम्प्ट करो, जिसको भी निकालना है ए का निकालना है तो ए का मान लो, ऐसे मान लो अपने पास ना रेट इज इक्वल्स टू k इनटू ए की पावर क्या हो गई x, बी की पावर क्या हो गई y, चलिए बताइए अगर ए का निकालना है तो बी को कांस्टेंट बना दो, बी कांस्टेंट कहां है, अरे यार ये देखो बी कांस्टेंट कहां है, ये वाला और ये वाला बी कांस्टेंट है, ए को तुमने क्या किया हाफ किया, ए को तुमने क्या किया हाफ किया, रेट को कोई फर्क पड़ा क्या नहीं, मतलब सर बी को कांस्टेंट बना के ए को हाफ किया, बी रेट पे कोई फर्क पड़ा क्या, इसका मतलब सामने वाले का ऑर्डर क्या है
ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब एक काम करो, एक काम करो, ए को कांस्टेंट बना दो, ए को कांस्टेंट बना दो, ये देखो ए को कांस्टेंट बना दो। इसको तुमने क्या किया सर, डिवाइडेड बाई 2 किया, और यहाँ क्या आ रहा है, डिवाइड बाई 8 आ रहा है। मतलब अगर आपने 1/2 किया बी को तो उसकी पावर कितनी आएगी, इसको 1/2 किया तो उसकी पावर y आएगी, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/8 आ रहा है। 1/8 मतलब 1/2 की पावर 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सर रेट जो होगा वो सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, बी पे। निकाल दो पक्का सर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते रहिए। अब आते हो, एक मिनट अभी ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी से पहले ना कहा गया, ये वाले क्वेश्चंस भी तो करवाने थे, ऊपर नीचे हो गया। चलिए ये देखिएगा, फास्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें मैकेनिज्म आता है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे गेस करते हैं, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे गेस करते हैं, जहां मैकेनिज्म आ जाता है, जहां पर भी मैकेनिज्म आता है वहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे गेस किया जाता है, कैसे बताया जाता है, कैसे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताएंगे कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा, क्या होगा सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप स्लो स्टेप को देखोगे तो रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी टू, यही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन जो देखेंगे ना आप, ओवरऑल रिएक्शन देखिएगा, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, देखना ओवरऑल रिएक्शन, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ओवरऑल रिएक्शन ये हो रहा है, ए टू से बी टू क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, देखो जानबूझ के फास्ट रिएक्शन दिया हुआ है, फास्ट रिएक्शन दिया हुआ है, मुझे ना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के केस में हमेशा कोशिश करनी है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के केस में रेट लिखने की, मुझे इंटरमीडिएट के केस में नहीं लिखना है, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, मुझे ए टू बी टू या ए बी के टर्म्स में लिख के दिखाइए। तो ए टू बी टू या ए बी के टर्म्स में कैसे लिख के दिखाऊंगा, तो ए टू बी टू या ए बी के टर्म्स में सर पहले रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं, स्टेप 1 से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सर ए की पावर 2 के इक्विलिब्रियम इनटू क्या आ जाएगा ए2, और अगर ए की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वहां ए की वैल्यू डालनी है तो के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 और ए2 की पावर भी क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। सर अब मैं ये उठा के यहां डाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ना भाई पसंद नहीं, क्या सर मुझे ना ये पसंद नहीं कि मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा तब तो मैं झेल जाऊंगा, लेकिन अगर इंटरमीडिएट के टर्म्स में लिखा है तो भाई मुझे एग्जाम हॉल में पसंद नहीं आएगा, हमें किसी एक के बारे में बताना है, ये कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ए2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, बी2 की पावर कितनी हो जाएगी 1। सर ऑर्डर अगर ओवरऑल अब पूछा जाए तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, कितना ऑर्डर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा उसके पीछे का लॉजिक आपको बता दिया, एग्जाम हॉल में अगर वो इस तरह से नहीं लिखता ना फास्ट फास्ट तो मैं समझ जाता कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है, सर सीधा सीधा का रेट, जिन लोगों ने ऑर्डर 2 पुट किया होगा उनका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को कोशिश कीजिए। अगर उसने फास्ट लिख दिया मतलब वो बोल रहा है कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करके मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में बताओ रेट जो होना चाहिए वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में होना चाहिए, इंटरमीडिएट के टर्म्स में जब तक एग्जाम हॉल में बोला ना जाए तब तक आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालेंगे, इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं निकालेंगे, इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं निकालेंगे पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। अब इसका करो रेट एक्सप्रेशन निकालो, ये तुम्हारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें नेगेटिव रेट आता है, नेगेटिव ऑर्डर आता है विद रिस्पेक्ट टू, पता चल जाएगा कभी भी जिंदगी में बोले विद रिस्पेक्ट टू, ये रिएक्शन है O3 से क्या बना रहे हो O2 बना रहे हो, O3 से क्या बना रहे हो O2 बना रहे हो, O2 होगा, O3 से क्या बना रहे हो O2 बना रहे हो, क्या होगा, एक फास्ट है एक स्लो है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा K इंटू O इंटू O3 हो जाएगा, और ये इंटरमीडिएट है ये पसंद नहीं है अपने को, इंटरमीडिएट टर्म्स में नहीं लिखना, तो इंटरमीडिएट टर्म्स में नहीं लिखना तो O कैसे लिखेंगे सर, पहले वाले स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो, प्रोडक्ट अपॉन ये आ जाएगा सर O की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू O3 अपॉन O2 आ जाएगा, देख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O3 अपॉन O2। अब इसको उठा के डाल दीजिए यहाँ पर डाल दीजिए, रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू K इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2 इंटू O3, यही होगा। K इंटू K इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे K डैश, O3 की पावर क्या हो जाएगी 2 और O2 की पावर कितनी हो जाएगी -1। याद रखिएगा ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है, जब भी कोई बोले नेगेटिव ऑर्डर तो याद रखना नेगेटिव ऑर्डर पॉसिबल रिएक्टेंट के केस में नहीं होता, कोई भी रिएक्टेंट नेगेटिव ऑर्डर नहीं दिखाएगा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जहां रिएक्टेंट डालोगे और आपका रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाए मतलब स्लो हो जाए, रिएक्टेंट से नहीं फर्क पड़ता, किससे फर्क पड़ता है, नेगेटिव ऑर्डर जब भी आता है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आता है। देखो O3 के रिस्पेक्ट में भी क्या ऑर्डर है पॉजिटिव, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा ऑर्डर क्या रहता है पॉजिटिव, प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगा सर, अगर प्रोडक्ट आपके रेट को डिसाइड कर रहा है तो उसका हमेशा नेगेटिव ऑर्डर आएगा, अगर आपके रेट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट आया तो हमेशा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट आएगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन कहां लेके जाएगा बैकवर्ड साइड पक्का। तो ये देख लीजिए क्या आंसर आ जाएगा, आपको बार-बार बोल रहा हूं कि ये चीज ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट के टर्म्स मत लिख दीजिएगा, इंटरमीडिएट टर्म्स में लिखेंगे आंसर गलत आ जाएगा। चलो अब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर से ये डिसाइड हो गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कैसे निकलती है ये पता चल गया। अब बात करते हैं मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी क्या है, तो ये बहुत थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, ऑर्डर क्या था एक्सपेरिमेंटल था, मॉलिक्युलरिटी क्या है भैया सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया एक काम कीजिए कितने लोग कितने नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये हमेशा किसके लिए मोस्टली किसके लिए डिफाइन होता है एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए, किसके लिए डिफाइन होता है एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए, आपको जो सिंगल स्टेप में होता है, अगर कॉम्प्लेक्स स्टेप्स है मान लो रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा दिया हुआ है तो हर एक स्टेप का मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कीजिए। मॉलिक्युलरिटी इज नथिंग बस थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, इट इज थ्योरेटिकल कांसेप्ट, थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, कितने लोग कोलिजन कर रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी अपने पास ऐसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी जो होती है, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगी, बिना किसी रिएक्शन के बिना किसी कोलिजन के नहीं होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी देखो ऑर्डर में ये सारी चीजें पॉसिबल थी, मॉलिक्युलरिटी में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नेगेटिव करोगे सर ऑर्डर ऐसा थोड़ा बिना रिएक्शन मिले ही प्रोडक्ट बना दे, ऐसा नहीं होगा सर, जीरो नहीं हो सकता बिना ऐसे आके बगल में बैठ जाए रिएक्शन हो जाए, नहीं होगा। फ्रैक्शन मतलब आधा एटम नहीं आएगा, मैं आधा नहीं आ सकता, आप आधे पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ा आधा यहाँ पे आधा उधर गए, ऐसा नहीं होता ना भाई, फ्रैक्शन नहीं होता। मॉलिक्युलरिटी मतलब कोलिजन, और जब भी कोलिजन होगा तो एक एक मॉलिक्यूल एक एक एटम आपस में कोलिजन करेंगे। मॉलिक्युलरिटी के केस में ये भी बोला जाता है कि मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन, एक तो मॉलिक्युलरिटी 4 बहुत रेयर है, और मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 4 नॉट पॉसिबल। अगर ग्रेटर देन 4 आ रहा है मतलब या तो बस मान लिया जा रहा है, अदरवाइज 4 से ज्यादा ग्रेटर नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखो दो लोग आपस में अच्छे से ऐसे कोलिजन कर लेंगे, ठीक है, तीसरा बंदा भी कोलिजन कर लेगा, तीनों की मॉलिक्युलरिटी कोलिजन खूब अच्छे से हो जाएगी। लेकिन सर देखिएगा चौथा बंदा, चलो चौथा बंदा बहुत रेयरली क्या करे, ये तीनों आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि तीनों में अच्छे से कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। चौथा बंदा चलो ऊपर से 3D मान लिया कि ऊपर से आ जाए, अब पांचवें बंदे को कहीं से भी लेके आओगे ना, वो पांचवें बंदा सबसे रिएक्ट नहीं कर सकता, सबसे कोलिजन नहीं कर सकता, ठीक है ना, सबसे कोलिजन नहीं कर सकता। मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 4 बहुत ज्यादा है, उससे ऊपर तो दिखता ही नहीं है। मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कांसेप्ट ये बताता है कितने एटम्स कितने मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं और उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उसकी वैल्यू अपने पास 4 भी बहुत रेयर है, ग्रेटर देन 4 तो भाई नॉट पॉसिबल टाइप हो जाएगी, पॉसिबल होगी नहीं, ठीक है ना, बहुत रेयर हो जाएगी, चाहे जितना कुछ करो। कोई बोले सर उधर से लेके आ जाए तो एक और दिमाग, सर उस साइड से लेके आ जाए तो उस साइड से लेके आएगा ना तो इन तीनों से रिएक्ट करेगा, इस वाले से रिएक्ट नहीं करेगा। तीन बॉल्स अरेंज के ऊपर से एक लाख एटम रख दिया, ये देखिए ऊपर वाला इन तीनों से रिएक्ट कर रहा है, ये चारों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर तो पांचों उधर से लेके आना वो सिर्फ उन तीनों से रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बीच में स्पेस आ जाएगा ना। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, मॉलिक्युलरिटी क्या थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, मॉलिक्युलरिटी के केस में डायरेक्ट बोला जाए तो सर एलिमेंट्री स्टेप में, इन एलिमेंट्री स्टेप मॉलिक्युलरिटी किसके इक्वल होगा सर, सीधा सीधा ऐड कर दो सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के सारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को सम कर दो, एलिमेंट्री स्टेप में सीधा निकल जाएगा, जैसे ऑर्डर निकालते थे वैसे ही निकल जाएगा, ऑर्डर भी यही था, सारे के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को सम कर दो, तो वही था एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, एलिमेंट्री स्टेप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दोनों ही अलग अलग डेफिनेशन आ जाते हैं, दोनों ही मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप के लिए होगा, ऑर्डर वाइज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से होगा, ऑर्डर का मीनिंग ही अलग है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भैया रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किसकी पावर पे कितना डिपेंड करता है, ऑर्डर मतलब ये होता है, तो वो रिएक्टेंट एक हो सकता है, दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, चार रिएक्टेंट सबके ऊपर डिपेंड कर सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कुछ अलग कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलरिटी वाला कितने लोग आपस में कोलिजन करेंगे, कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोला जाएगा, ठीक है, तो देखो अब जैसे अब ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये एग्जांपल याद रखिएगा, यूनिमॉलिक्यूलर का, बाईमॉलिक्यूलर ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक में मिल जाएगा, टर्मोलिक्यूलर ये अपने पास जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और टर्मोलिक्यूलर, इन सबकी मॉलिक्यूलरिटी अलग-अलग होगी, उसके हिसाब से निकाल दो, पक्का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच का एक डिफरेंस है जो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन, मतलब कितने लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या है, पावर्स का सम है, इट इज एम्पिरिकल मस्ट बी डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म और इट इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन से काम होता है, ये होल नंबर होगा, जीरो होगा, फ्रैक्शन हो सकता है, ये हमेशा होल नंबर होगा, कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, इट इज सेम फॉर होल रिएक्शन, ऑर्डर एक बार डिसाइड हो गया पूरे रिएक्शन के लिए सिंपल सेम होगा, लेकिन ये मल्टी स्टेप रिएक्शन में अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग डिफाइन होगा, सर ये पूरे रिएक्शन के लिए एक बार बोला जाता है, ये अलग अलग स्टेप में अलग अलग तरीके से डिफाइन होता रहेगा, तो ऑर्डर हो मॉलिक्यूलरिटी हो निकालते रहो, ठीक है। चलो ये बताओ, एक टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, टर्म मॉलिक्यूलर मतलब देखो इन दोनों की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 + 1 3, रेट ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोल रहा है, ये तो बस ऐसे मजे ले रहा है, देखना बोल रहा है कि इन अगर मान लो ये मैकेनिज्म 1 है और ये मैकेनिज्म 1 2 है, सर कौन सा मैकेनिज्म इसको फॉलो करेगा, किस मैकेनिज्म से आप ये प्रूव कर पाओगे, किस मैकेनिज्म से ये चीज सही प्रूव हो रही है, ये रेट ऑफ एक्सप्रेशन किस मैकेनिज्म से आ सकता है, बताओ किस मैकेनिज्म से आ सकता है, कैसे निकालेंगे, सर इसका रेट लॉ क्या लिखेंगे, K * N2O5 H2 यही लिखेंगे, N2O5 H2, लेकिन N2O5 तो क्या है, H2 तो चलो रिएक्टेंट है, N2O5 क्या है, वो है इंटरमीडिएट है, तो सर इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लिखेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, N2O2 डिवाइडेड बाय NO की पावर होल ट्वाइस, सर N2O2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2O2 की वैल्यू हो जाएगी K इक्विलिब्रियम इनटू NO की पावर 2, यही होगा K इक्विलिब्रियम इनटू NO की पावर 2, NO अब यहां देखो N2O2 के बदले क्या लिख सकते हैं, K * K इक्विलिब्रियम NO की पावर 2 H2 हो जाएगा, देख लो ऑर्डर अपने पास, यही रेट फॉलो कर रहा है क्या, यही रेट फॉलो हो रहा है, मतलब मैकेनिज्म 1 जो होगा, मैकेनिज्म 1 सर सही मैकेनिज्म है, क्यों, क्योंकि सर रेट का सही एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर मैकेनिज्म 2 की बात करते हैं तो मैकेनिज्म 2 में रेट क्या होगा, K * NOH2 * NO, अब दिक्कत क्या है, NOH2 फिर से रिप्लेस करो, NOH2 कैसे रिप्लेस होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, NOH2 अपॉन NO की पावर 2 H2 की पावर 1, यही होगा, सर यहां से NOH2 की वैल्यू लिखेंगे K * K इक्विलिब्रियम NO की पावर 2 H2 की पावर 1 और यहाँ पर NO, सर रेट का वैल्यू क्या आ गया, K' NO की पावर 3 H2 की पावर 1, अगर आप इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो आपका रेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो कि गलत है, आप इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो आपका रेट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, तो एग्जाम हॉल में ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, बोर्ड्स में आ जाता है भाई, ये तुम्हारे मतलब नीट में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, चलो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बनेगा, जल्दी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 को डबल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता Cl2 की पावर कितनी है, उसने बोला Cl2 को डबल कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ, रेट किसका हो गया, 4 टाइम्स हो गया, मतलब Cl2 की पावर चाहे जो भी हो x हो, सर अगर आपने डबल किया तो 2 की पावर x बाहर आएगा, 2 की पावर x बाहर आएगा और उसकी वैल्यू कितनी है 4, मतलब 2 की पावर 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू Cl2 क्या आ जाएगा, सर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यार क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है, चलिए एक एम्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन चलिए 2003 का, बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, रेट ऑफ एक्सप्रेशन ए एंड डी का दिया हुआ है, ये ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू अर्लियर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, न्यू रेट टू अर्लियर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, क्या होगा इस रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से चले तो क्या आएगा, क्या आएगा, सर 2 की पावर मतलब रेट को अगर बात करें तो रेट में क्या बाहर आएगा, 2 की पावर m बाहर आएगा, सर क्यों, क्योंकि सर डबल कर रहे हैं a का कंसंट्रेशन और हाफ कर रहे हैं b का कंसंट्रेशन, 2 की पावर क्या आ जाएगी m बाहर आ जाएगी, 1/2 की पावर क्या आ जाएगी m बाहर आ जाएगी, तो 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर m, ऊपर से नीचे आएंगे तो 2 की पावर n - m आएगा क्या, 2 की पावर n - m आ जाएगा क्या, 2 की पावर n - m आ जाएगा क्या, पक्का हो जाएगा सर, चलो एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ उससे पहले एक चीज और, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी आप कुछ चीजों को पहचान सकते हो, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, के यूनिट से ना आप ऑर्डर बता सकते हो, किसी का ऑर्डर बता सकते हो, कैसे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे होता है, सर रेट इज इक्वल्स टू, ये देखिएगा रेट इज इक्वल्स टू के इनटू रिएक्टेंट की पावर n, ऑर्डर है, सर व्हाट इज के क्या हो जाएगा, रेट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n, सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अब एक बात बताओ रेट का यूनिट क्या होता है, अगर यूनिट ऑफ के की बात करें तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, रेट का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, सर इसका यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा n, सर ये क्या हो गया, अगर ऊपर सॉल्व कर लें मोल्स की पावर n लीटर की पावर माइनस n, सर ये सॉल्व करेंगे तो यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, यूनिट ऑफ के मोल्स की पावर ऊपर गया तो मोल्स की पावर 1 - n, लीटर की पावर n - 1 और सेकंड तो सेम ही रहने वाला है, यूनिट ऑफ के क्या होता है, ऐसे होता है, यूनिट ऑफ के निकालना है किसी भी ऑर्डर के लिए तो आपको इस जनरल एक्सप्रेशन को फॉलो कर लीजिए, मतलब मोल्स 1 - 1 n, ये n गया माइनस हो गया, यहाँ 1 था 1 - n, ये माइनस n था प्लस हो गया n - 1 हो गया, सेकंड को सेकंड ही रहेगा, अगर मैं बोलता हूँ n = 0 मतलब जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सर यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, सब कुछ जीरो, मतलब मोल लीटर -1 सेकंड -1, अगर बोलता हूं n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में, सर 1 1 1 क्या हो जाएगा, मोल्स की पावर 0 लीटर की पावर 0 सेकंड -1 क्या आ जाएगा, सेकंड -1 क्या आ जाएगा, सेकंड -1, सिमिलरली देख लो ना कहीं भी कोई भी ऑर्डर दिया हुआ है n = 4 बोल दूं, फोर्थ ऑर्डर के लिए बोल दिया जाए, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, सर यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, मोल की पावर -3 लीटर की पावर 3 सेकंड -1, तो या तो आप ऐसे n की वैल्यू 10 दे दिया जाए, 10th ऑर्डर बोल दिया जाए, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मोल्स की पावर जितना दिया है -9 लीटर 9 सेकंड -1 हो गया, अगर आपको कोई क्वेश्चन उल्टा दे दे, कोई क्वेश्चन उल्टा दे दे कि सर ऐसा दिया है k की वैल्यू दी है 2 × 10 की पावर -4, आप ऑर्डर बताइए, तो आप के को देख के के का यूनिट देख के ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, के का यूनिट देखो, लीटर की पावर देखना, लीटर की पावर कितनी है 7, सर 7 है ना, कुछ नहीं 7 + 1 कर दो, हो गया, सर आपको अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है उसका यूनिट दिया है, तो अगर लीटर उसका यूनिट दिया हुआ है, उसका यूनिट दिया, ऑर्डर निकालना है, कुछ नहीं, लीटर का जो भी पावर है ना, लीटर का जो भी पावर है उसमें +1 कर दो, हो जाएगा, लीटर का जो भी पावर है उसमें +1 कर दो, हो जाएगा, सीधा सीधा, अगर कोई दिया हुआ है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि के की वैल्यू है 5 × 10 की पावर +4,
तो सर ऑर्डर कितना हो जाएगा, जैसे ही देखोगे आंसर आ जाएगा 11 + 1 कितना हो गया 12 ऑर्डर हो गया, क्योंकि आप उल्टा करते हो तो आप ऐसे क्या करते हो, 1 माइनस n 1 माइनस n तो 1 माइनस 12 करोगे -11 + 11 हो गया, तो आप सीधा लीटर की पावर देखो आंसर निकाल दो पक्का। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो गया, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी हो गई, रेट एक्सप्रेशन हो गया, रेट एक्सप्रेशन ऑर्डर निकालना सीख लिया। अब देखना एक छोटी चीज, फिर आज का टॉपिक खत्म करेंगे, कल की इंटीग्रेटेड रेट लॉ कल से चालू होगा, कल इसका सबसे मेजर पोर्शन होने वाला है, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आज का चीज सारा रिवाइज करिए, आज का डीपी अटेम्प्ट कीजिए, और कल भैया अच्छे से, क्योंकि कल फॉर्मुलाज बहुत सारे आ जाएंगे, यूजेस बहुत सारे आ जाएंगे, तो उनके लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कल हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के सारे एप्लीकेशंस, प्लांट्स की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में रेडियोएक्टिव जो भी एक्टिवेशन एनर्जी की बातें होंगी। तो प्लीज अपने पास आज की क्लास को आज ही फिनिश कीजिएगा, शॉर्ट नोट जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा रखिएगा। ये क्वेश्चन दिया, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन बताना, इसके बाद हम लोग आज एंड करेंगे। ये क्वेश्चन बताना आपने शुरुआत में स्टार्ट किया वही चीज से लिखिएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, इसका दोनों को ये एक्चुअली ये कांसेप्ट होता है ना, वो मिक्स किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हैं सर, के इनटू सर, आप इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, कहीं भी देखेंगे तो आपको ये देख के इन तीनों का एक्सप्रेशन देख लीजिए, तो चाहे यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, सबसे ये पता चल रहा है कि n2 5 का ऑर्डर कितना है 1। रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। सर ये पहले लिखना सिखाया था, यहां 1/2 होगा सर, यहां 2 होगा, और यहां पर 1/2 होगा पक्का। अब चलो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों एक्सप्रेशन को हम रिलेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई सर, दोनों के दोनों ये कहां से आया था, ये सर ये हमने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया था कि भाई चेंजेस मेजर करो, डिवाइड बाय टाइम करो, सबसे बेसिक सा रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन यही था, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे बेसिक इसी में कन्वर्ट होगा। अब बोला गया कि नहीं सर मुझे ना इन दोनों को, इसको और इसको रिलेट करना है, ये कहां से आया, रेट ऑफ एक्सप्रेशन से आया, इन दोनों को कैसे रिलेट करूं, ध्यान सुनिएगा सर। एक बात बताइए, -d n2O5 को अपॉन dt लिखेंगे वो किसके इक्वल लिख सकता हूं, k * n25 लिख सकता हूं। इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को कंपेयर कीजिए, इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों एक्सप्रेशन सर, यहां k के बदले क्या हो जाएगा, k' लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पर k इज नथिंग, k' हो गया, k' इज नथिंग, k हो गया। सर अगले वाले एक्सप्रेशन को देखिए, dNO2/dt का एक्सप्रेशन सर, dNO2/dt दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स k * n25 लिख सकते हैं। यहां से इसको रिलेट कीजिएगा तो सर यहां पर k' की वैल्यू क्या आई है, k डबल डैश की वैल्यू क्या आई है, 2 की आई है, k डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, 2 की आई है, देख लो सर इसका एक्सप्रेशन सर, यहां पर रिलेट कीजिए dNO2/dt सर, n25 * k' की वैल्यू कितनी आ गई, k डबल डैश की 2 के इक्वल। सिमिलरली dO2/dt सर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 टाइम्स k n25, और यहां से ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, k ट्रिपल डैश इज नथिंग k/2 आ जाएगा, k ट्रिपल डैश इज नथिंग k/2 आ जाएगा। अब आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है कि इन तीनों को रिलेट कर दीजिए, इन तीनों को रिलेट कर दीजिए, इसको और इसको, k ट्रिपल डैश k/2 है तो k ट्रिपल डैश किसके इक्वल होगा सर, k'/2 होगा, k ट्रिपल डैश किसके इक्वल होगा, k/2 होगा, तो k ट्रिपल डैश, ये देखो इसको कौन सा एक्सप्रेशन सही डिफाइन कर रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन सही डिफाइन कर रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन सही डिफाइन कर रहा है, ये देखिएगा ये k डैश k, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, k डबल डैश को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 2k/k, ये कितना हो गया k, ये कितना हो गया 2k/2, और ये कितना हो गया 2 टाइम्स 1/2 k। देखो सब इक्वल आ गए, तो मेरा कौन सा एक्सप्रेशन मैच करेगा सर, लास्ट वन मैच करेगा। आप इक्वल पुट करके निकाल दो, जब भी एग्जाम में ऑप्शन आए ना तो आप दो रिलेशन इन दोनों को लिखो, इससे ये इक्वेट करो, फिर इनको आपस में कंपेयर करो, ये एक्सप्रेशन निकाल लो और ये एक्सप्रेशन निकाल के एग्जाम हॉल में चेक कर लेना कि भैया कौन सा मैच करेगा, कौन सा नहीं मैच करने वाला है पक्का। तो भैया आज के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है सर, आज के लिए हमने एक तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन कर लिया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, ऑर्डर होता है, मॉलिक्यूलरिटी होती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमने कर लिया है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कर लिया है, और लास्ट में हम लोगों ने सर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ और उसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, तो प्लीज अगली क्लास में पढ़ के आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि यही सब चीजें आगे फिर से जाएंगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने डीपी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट नोट बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स ऐड करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए जितना हो सकता है, फॉर्मूले की शीट। बाकी मैंने बोला भी था, आज फिर से बोल रहा हूं, हम लोग के पास जो 45 डेज वाली बुक थी उसका ध्यान रखिएगा, जो क्योंकि ये भाई देखो अभी इस टाइम पे इसलिए काम आएगी, इसलिए नहीं कि इसमें मेरा नाम है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें ना सारा कुछ जिस्ट मिल जाएगा आपको सारे, क्योंकि यार इस टाइम पे ना आप अपने से नोट्स बनाओगे, चीजें करोगे, क्वेश्चंस कितने करने हैं, डीपीपी के अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है काफी है, तो इस टाइप की बुक्स को आराम से आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, ये आराम से आप यूज कर सकते हो, और खासकर आप ही जैसे लोगों के लिए बनाई गई है, 40-50 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग कर भी रहे हैं, देखो ना 3 चैप्टर हो गया, चौथा चैप्टर चालू हो गया, हंसते खेलते 1/3 इसका भी हो गया। अगली क्लास में देखेंगे तो मेजर पोर्शन अगली क्लास में आ रहा है, वो भी फिनिश हो जाएगा। ओके तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो, हाँ एंजॉय करते रहो, मिलते हैं।